हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज पाल पीएससी वाई डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमने मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ लिए हैं, जो कि एमपीपीएससी प्री के यूनिट 2 की यूनिट मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि इस बार नया जुड़ा था, इसलिए वहां से क्वेश्चन जो है आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो अभी पिछले बार से जो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के राजवंशों से और मध्य प्रदेश की रियासतों से काफी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के इतिहास में आ रहे हैं। तो इन चीजों को हमको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। क्या है कि इन चीजों से एक दो क्वेश्चन जो आते हैं, यही दिक्कत आती है कि एक दो क्वेश्चन से कोई भी व्यक्ति जो है रह जाता है। इसलिए इन छोटे छोटे पोर्शन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है अब चीजें। तो इसलिए इन चीजों को आप बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत करें और इन पे ज्यादा से ज्यादा अपनी कमांड बनाएं और धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस करती रहे, तो आपके जो एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी संभावना अपन कम से कम करें। ठीक है, तो अब देखते हैं आज हम मध्य प्रदेश की रियासतें। कोशिश करेंगे कि एक बार में सारी रियासतों का जो ओवरव्यू है वो देख ले, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिनकी आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, या बहुत लेंदी इसको ना करते हुए एक फ्लो में पूरा केवल फैक्ट को कवर करते हुए, साथ ही इसकी जो स्टोरी रहेगी या जो थ्योरी रहेगी मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है हमने केवल फैक्ट्स को जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं और जिनके आने की संभावनाएं हैं, इन फैक्ट को हमने सम्मिलित किया है। तो आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की रियासतें। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड की रियासतें। जो सारी रियासतें हैं, हम सबसे हमारी जो 6 रियासतें हमारे सिलेबस में दी गई हैं, तो उनमें से हम एक रियासत को जो है राजवंशों में गौंड राजवंश और गौंड रियासत एक ही है, तो उसको कवर कर चुके हैं। हम 5 रियासतें इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, चलो तो आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पहली रियासत जो है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड रियासत आप जानते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ है बुंदेलखंड। ठीक, मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी हिस्सा जो है मध्य भारत के नीचे वाला बुंदेलखंड कहलाता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे क्या है। मध्य प्रदेश के जो देश के केंद्रीय भाग में जो सेंट्रल हाईलैंड है, उसमें भूभाग को मध्यकाल से ही हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। तो वही क्षेत्र आज भी बुंदेलखंड, जो मुख्यतः राजपूत बुंदेला शासकों के यहाँ शासन करने के कारण इसको बुंदेला या बुंदेलखंड कहा गया। ठीक, वर्तमान में भूभाग कहाँ है मध्य प्रदेश के, किन किन जिलों में आता है, तो दतिया में आता है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर। ये मतलब वैसे तो जबलपुर महाकौशल है, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र जब बुंदेला शासकों का यहाँ शासन रहा था, तब जबलपुर, सतना, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, गुना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी आदि ये सब जिले उस समय छतरपुर बुंदेलखंड की रियासतों में आते थे। तो आदि जिलों में उत्तर प्रदेश के भी इसमें जो पूरा अगर बुंदेलखंड देखा जाए तो एमपी से लगता हुआ, जैसे हम ये एमपी का ये वाला पोर्शन देखें, यहाँ वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ, तो ये वाला अपने मध्य प्रदेश का तो बुंदेलखंड आता ही है, साथ ही यूपी का भी आता है, तो पूरा एक बुंदेलखंड बनाता है। जिसमें यूपी के कौन कौन से, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट, ये आदि जिलों के विस्तृत क्षेत्र, ये पूरा हम देखते हैं बुंदेलखंड विस्तृत है। ठीक, मध्यकाल की एक पंक्ति बुंदेलखंड की सीमाओं को बताती है। इसमें जो छत्रसाल थे उनके वहां से इस शासन काल में ये एक पंक्ति चलती थी, जो आज के संदर्भ में बुंदेलखंड की भौगोलिक सीमा को बताएगी। इत जमुना उत नर्मदा इत चम्बल उत टोन्स छत्रसाल से लड़न की रही न काउस। मतलब छत्रसाल के समय में हम एक अखिल बुंदेलखंड साम्राज्य की नींव देखते हैं छत्रसाल के समय में। तो उस समय इसकी सीमा क्या हुआ करती थी, उधर ऊपर में कहा जमुना, यमुना नदी, नीचे नर्मदा नदी, इस साइड पश्चिम में जाएंगे तो चंबल और पूर्व में जाएंगे तो टोंस नदी है, ये टोंस नदी है। ठीक, टोंस या तमसा नदी। ठीक, तो यमुना, नर्मदा, चंबल और टोंस के बीच का जो क्षेत्र है उसको छत्रसाल का बुंदेलखंड या फिर अखिल बुंदेलखंड अगर वर्तमान में देखा भी जाए तो उसको विस्तृत रूप से तो वो ये वाली सीमा के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो बुंदेला राज का उद्भव ये हो गया, कहाँ कहाँ है। ठीक, अब बुंदेला राज का उद्भव कहाँ से होता है, तो भगवान श्री राम के पुत्र, 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो लव के वंशजों को ही हम यहाँ पे बुंदेला राजपूतों के रूप में देखते हैं। उसके बाद जो काशी के एक राजा थे कर्णराज, उनने अपने ग्रह निवारण के लिए, अपने दोषों की जो मुक्ति है, ग्रहों के दशा को सुधारने के लिए, ग्रह निवारण के लिए एक यज्ञ किया था। तो इस ग्रह निवारण के यज्ञ से ही ग्रह निवारण का अपभ्रंश गहिरवार में हुआ। ठीक है, ये होगा गहिरवार में, तो ये गहिरवार कहलाने लगे। ठीक है, या गहरवाल हो गए। फिर जब बिंद शेष में, बिंद क्षेत्र में, बिंद पर्वत के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया,
तो इससे ये बिंदेला कहलाए, ठीक। और बिंदेला से आगे चलकर ये क्या हो गया, बुंदेला हो गए, ठीक है। मतलब अपभ्रंश रूप में इनका नाम क्या हो गया, बुंदेला पड़ने लगे। तो यहाँ बुंदेला शासकों के कारण क्या कहलाया, ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाया, ठीक है। चलो उसके बाद अब देखते हैं बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहले हम छत्रसाल तक और फिर उसके बाद भी देखेंगे कि छोटी छोटी रियासतों में ये बटा हुआ है। तो बहुत सारी इसमें रियासतें हैं, हम देखते हैं अलग अलग रियासतों से। तो ओरछा रियासत, ओरछा रियासत के जो संस्थापक है सोहनपाल को माना जाता है, ठीक है। तो सोहनपाल इसके मतलब संस्थापक है, लेकिन अगर जो रियासत है प्रॉपर एक इतिहास के रूप में क्रमबद्ध रूप में देखें तो वो रुद्र प्रताप बुंदेला से देखी जाती है। तो सोहनपाल संस्थापक माने जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे, आपके रुद्र प्रताप बुंदेला हो जाएंगे। लेकिन संस्थापक मूल रूप से ओरछा रियासत संस्थापक जो है वो सोहनपाल हो जाएंगे। इनकी राजधानी जो है गढ़कुंडार रहती है। अब ये गढ़कुंडार राजधानी रहती है, तो गढ़कुंडार इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि सोहनपाल, रुद्र प्रताप बुंदेला और उसके आने वाले शासकों तक गढ़कुंडार इनकी राजधानी रहती है। इनका नाम जो है ओरछा रियासत से चलता है। जब भारती चंद्र बुंदेला आएंगे वो ओरछा को अपनी परमानेंट राजधानी बनाएंगे और इसका नाम जो है ओरछा के नाम से ओरछा रियासत हो जाएगा, ठीक। तो इसके संस्थापक सोहनपाल और उसके बाद इनके जो वास्तविक संस्थापक या मुख्य शासक यहाँ से रुद्र प्रताप बुंदेला से प्रारंभ होते हैं, ठीक। चलो तो देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है रुद्र प्रताप बुंदेला। इनका शासनकाल जो है 1501 से 1531 के बीच में रहता है, एक लंबे कार्यकाल में रहते हैं। गढ़कुंडार को यह अपनी राजधानी बनाते हैं और ओरछा को ये विकसित करते हैं, ओरछा की नगर की स्थापना करते हैं और इसको विकसित करने का काम करते हैं। यहाँ अपना जो है सैनिक मुख्यालय यहाँ ओरछा में बनाते हैं, ठीक। तो रुद्र प्रताप बुंदेला, इनके बुंदेलों की जो नवीन राजधानी है ओरछा, कब इनके बाद बनेगी, ये नहीं बनाएंगे, नवीन राजधानी बनेगी, लेकिन इसकी नींव रखी। और ये जो ओरछा है वो कहाँ है, बेतवा नदी के किनारे, आप जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ओरछा की नींव या ओरछा की संस्थापक, ओरछा की स्थापना किसने की, तो वो है रुद्र प्रताप बुंदेला, ठीक। लेकिन रुद्र प्रताप की राजधानी क्या है, गढ़कुंडार ही है, ठीक। नींव रखी 1931 में, है ना, ठीक। मतलब जब इनका शासन का अंतिम समय चल रहा था उस समय। यह वंश इतिहास में ओरछा राजवंश के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि इनकी राजधानी ओरछा थी, ठीक। क्योंकि यहां से जो है ओरछा की नींव पड़ गई और आगे आने वाले भारती चंद्र और उसके बाद के शासकों में ओरछा इनकी राजधानी रहती है, ठीक। तो ओरछा राजवंश के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। लेकिन है ये कौन से, बुंदेला राजपूत ही या बुंदेलखंड के शासक ही है, ठीक। रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को सर्वप्रथम सैनिक छावनी, अपना सैन्य मुख्यालय जो है कहाँ, ओरछा में बनाया था। तो दो चीजें, ओरछा, ओरछा की संस्थापक और ओरछा को सैन्य मुख्यालय किसने बनाया, रुद्र प्रताप बुंदेला ने, ठीक। और प्रशासनिक कार्य मतलब जो राजधानी थी या जो राजनीतिक कार्य होते हैं वो कहां से किए, इन्होंने जो है गढ़कुंडार से ही किए, जो कि सोहनपाल के समय से ही हम देखते हैं राजधानी थी, ठीक। रुद्र प्रताप ने अपना राज्य का विस्तार किया। तो उन्होंने कालिंजर, जो कि वर्तमान में यूपी पड़ता है, तो कालिंजर का किला भारत के ऐसे किलों में से है जो कि अवैध है। तो इतना पुराना किला है और आज भी वर्तमान में इतना मजबूत है कि मतलब इसके जो है बनाने वाले का नाम तक भी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत मजबूत किला है अभी भी। और भारत के ऐसे किलों में से जो कि किसी भी शासकों द्वारा अजेय रहे, मतलब कोई भी इनको जीत नहीं पाया। कालिंजर से कालपी झांसी के पास पड़ता है तक के क्षेत्र को इन्होंने विजित कर लिया था, कौन, प्रताप रुद्रदेव बुंदेला, ठीक। चलो उसके बाद अब आते हैं भारती चंद्र, इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि सबसे पहले ये ओरछा को राजधानी बनाएंगे और यहीं से जो ओरछा रियासत है उसको ओरछा रियासत के नाम से जाना जाएगा, ठीक। बुंदेलखंड की ओरछा रियासत के नाम से इसको जाना जाएगा। तो भारती चंद्र द्वारा ही ओरछा को बुंदेलखंड की सबसे पहली बार पूर्ण रूप में राजधानी बनाया गया, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ठीक आ चुका है। ये गौरव प्राप्त हुआ और भारती चंद्र द्वारा ओरछा का दुर्ग, तो ओरछा में जो ओरछा का किला है वो सबसे पहले किसने बनवाया, भारती चंद्र। क्योंकि राजधानी बनी तो राजधानी की रक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो वहां का किला होता है। तो राजधानी बनाने के साथ ही कोई भी व्यक्ति सबसे प्रथम कार्य जो करता है वो किला बनाने का करता है, ठीक। वहां परकोटा बनाया, राजमहल है, राजमहल बनवाया, रानी महल बनवाया और शहरपनाह का निर्माण इन्होंने करवाया। तत्कालीन समय में दिल्ली की जब गद्दी को लेकर इनका युद्ध चल रहा था कौन कौन के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं, तो इसमें संघर्ष चल रहा था। इस समय क्या हुआ, जब दिल्ली की सत्ता कमजोर हो गई तो इन्होंने बुंदेलखंड में जो है अपना स्वतंत्र साम्राज्य जो है व्यापक रूप से स्थापित कर लिया, ठीक। तो दो तीन चीजें इनके समय में ध्यान रखना, बुंदेलखंड को पूर्ण रूप से राजधानी, यहाँ का किला बनवाया ओरछा का, ठीक, राजमहल, रानी महल, शहरपनाह आदि की यहाँ पे स्थापना करवाई, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी कौन हुए, इस्लाम शाह हो गए, ठीक। इस्लाम शाह सूर ने जतारा, ये टीकमगढ़ का पुराना नाम है, ठीक।
जतारा पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया और उसका नाम बदल के क्या कर दिया, अपने ही नाम पे इस्लामाबाद कर दिया। ठीक, किसने आक्रमण किया था यहाँ, इस्लाम शाह सूरी, किसका जो उत्तराधिकारी था शेरशाह सूरी का। ठीक, भारती चंद ने पुनः जतारा पर, अब ये इस्लाम शाह सूरी भी बहुत प्रतापी शासक नहीं था, तो ये यहाँ आक्रमण करा, जीता और वापस चला गया। तो इसने जो भारती चंद ने पुनः जतारा को मतलब आक्रमण किया, जीत लिया और वापस से उसको स्थापित कर दिया और उसका नाम बदलकर पुनः जतारा ही कर दिया। ठीक, आगे जो विक्रमजीत बघेल आएंगे, वो बुंदेला आएंगे, वो यहाँ अपने इसको टीकमगढ़ को राजधानी, ओरछा रियासत की राजधानी बना लेंगे। ठीक, उसके बाद मधुकर शाह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इस समय अकबर के समकालीन है, अकबर से इनका बहुत लंबे समय तक संघर्ष हुआ, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, बीच में अपना माफीनामा जो है अकबर के सामने अपनी वफादारी पेश कर देते थे कि हम तुम्हारे अंडर ही हैं, ज्यादा विद्रोह नहीं कर रहे, इस टाइप से। तो अकबर के समकालीन बुंदेला का शासकों में कौन शासक था, मधुकर शाह। ठीक, उसके बाद रामशाह बुंदेला होते हैं। अब रामशाह बुंदेला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामशाह बुंदेला शासक थे, उसके बाद वही उनके भाई थे इंद्रमणि बुंदेला। इंद्रमणि बुंदेला ये इनके दरबार में रहते थे, कौन, केशवदास। ठीक, तो ये ध्यान रखना, केशवदास हिंदी साहित्य के कवि हैं, बुंदेली भाषा में या बुंदेली बोली में इन्हें बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद इनकी जैसे रसिक प्रिया, केशव प्रिया, इस तारीफ से बहुत सारी पुस्तकें हैं, और इंद्रमणि बुंदेला के दरबार में ही रहते थे। इनकी जो है इन्होंने प्रशस्ति और इनकी गाथाएं लिखी है इन्होंने। ठीक, तो केशवदास यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंद्रमणि बुंदेला के दरबार में रहते थे। मेन शासक कौन था यहाँ, रामशाह बुंदेला। ठीक, चलो उसके बाद अब आते हैं वीर सिंह बुंदेला। ओरछा रियासत में सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वीर सिंह बुंदेला। ठीक, ध्यान रखना, 1605 से 1627 इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद रामशाह बुंदेला के पश्चात कौन बनते हैं, वीर सिंह बुंदेला। अब वीर सिंह बुंदेला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय देखो जो मधुकर शाह बुंदेला थे वो अकबर के समय, अकबर का जो बेटा बनता है सलीम, या जिसको जहांगीर के नाम से शासन करता है, उसको गद्दी दिलवाने में या उसको संरक्षण देने में वीर शाह बुंदेला का यहाँ की जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसलिए वीर सिंह बुंदेला जो अकबर के, जहांगीर के जितने भी विजय अभियान रहते हैं, युद्ध रहते हैं, सब में भाग लेता है। और जब जहांगीर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, तो उस समय ये घोषणा भी करता है कि मुझे जो है गद्दी वीर सिंह बुंदेला के कारण ही प्राप्त हुई है। इसलिए वीर सिंह बुंदेला बहुत ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है। 1605 से 1627 इनका कार्यकाल हो गया। रामशाह बुंदेला के बाद मतलब उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक, वीर सिंह बुंदेला ने सबसे पहले छोटी बड़ौनी, यहां से छोटी बड़ौनी जागीर से, ये क्वेश्चन है ध्यान रखना, छोटी बड़ौनी जागीर में सबसे पहले जागीरदार बने वो अपने पिता के समय में, और वहीं से इन्होंने शासन प्रारंभ किया। लेकिन जब वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर है मुगल बादशाह बन जाते हैं, तो उनके पिता रामशाह को बोलते हैं कि छोटी बड़ौनी की जागीर तुम रखो, और जो मुख्य राजा है ओरछा रियासत का वो किसको बनाओ, आप वीर सिंह बुंदेला को बनाओ। तो वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के समय में ओरछा रियासत के यहाँ शासक बन जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सलीम के आदेश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे हैं। अब दक्षिण की ओर घूमने मतलब सलीम को ढूंढने आए थे कौन, अबुल फजल। अकबर ने भेजा था कि इनका जो लड़का है वो कहाँ घूम रहा है देख के आओ, तो उसको ढूंढने जाते हैं अबुल फजल। अबुल फजल जब जाते हैं तो फिर देखते हैं कि ये मतलब पिताजी से कह देगा कि सलीम क्या कर रहा था, मतलब अकबर से, तो वो सलीम का आदेश देता है वीर सिंह बुंदेला को इसको निपटा दो। तो ये 9 अगस्त 1602 में इसको अबुल फजल हत्याकांड भी कहते हैं। ये 9 अगस्त 1916 को वही बुंदेलखंड में अबुल फजल की जो है यहाँ की जगह हत्या कर देते हैं। किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर। तो अबुल फजल के बारे में आप जानते ही हो, अकबर के 9 रत्नों में था, जिसने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की है। ठीक, तो उसके बाद 1605 में सलीम का जहांगीर के नाम से राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने घोषणा कर दी कि हमको जो गद्दी है वो किसके कारण, वीर सिंह बुंदेला के कारण प्राप्त हुई है। इसलिए वीर सिंह बुंदेला को क्या है, ओरछा का राजा बना देते हैं, और उनके पिताजी रामशाह बुंदेला रहते हैं, रामशाह बुंदेला को जो है छोटी बड़ौनी की जागीर दे देते हैं, जो कि दतिया में पड़ती है। ठीक, उसके बाद जहांगीर ने ओरछा की गद्दी तो संपूर्ण बुंदेलखंड किसको दे दिया, वीर सिंह बुंदेला को सौंप दिया। उसके बाद रामशाह बुंदेला को छोटी सी जागीर दे दी छोटी बड़ौनी में, है ना। ठीक, उसके बाद जहांगीर के काल में बुंदेलखंड ने, जो वीर सिंह बुंदेला है, उन्होंने सभी अभियानों में, जो जहांगीर ने बड़े बड़े अभियान किए, जिन राज्यों को जीता, उनमें सब में कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, वीर सिंह बुंदेला यहाँ जाते थे हर सब जगह। ठीक, उसके बाद वीर सिंह बुंदेला ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी अपने समय में करवाए। जो बुंदेली स्थापत्य शैली है, ये बुंदेली स्थापत्य शैली का जो विकास है, सबसे पहले कहां से माना जाता है, बुंदेली स्थापत्य शैली का विकास वीर सिंह बुंदेला से ही माना जाता है। हालांकि इससे पहले रुद्र प्रताप बुंदेला हो या फिर भारती चंद्र बुंदेला हो, इन्होंने भी निर्माण कार्य किए, लेकिन जो एक विस्तृत शैली बुंदेला शैली के रूप में वो विकसित
नहीं हो पाई थी, उसका विकास यहाँ हो गया। तो ये जो बुंदेला शैली है, ये देखो इस समय क्या हो, मुगल शैली का प्रभाव रहेगा और एक ये राजपूत लोग हैं, तो ये राजपूत शैली का यहाँ की जगह प्रभाव रहेगा। ठीक, तो मुगल शैली और राजपूत शैली को दोनों को मिश्रित करके बुंदेली शैली स्थापत्य की यहाँ की जगह विकसित होती है, जिससे मंदिरों का, किलों का, महलों का निर्माण यहाँ की जगह होगा बुंदेली शैली में। ठीक, तो क्या क्या बनवाया इन्होंने, ठीक, जिसमें शिवपुरी में करेरा का किला, शिवपुरी, ठीक, करेरा है वहां पे, वहां करेरा का किला बनवाया। उसके बाद झांसी के किले का जीर्णोद्धार करवाया। सागर में धमोनी का किला, ठीक, एक किला कौन सा, करेरा का किला, धमोनी का किला बनवाया। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहांगीर महल कहाँ है, ओरछा में, का निर्माण करवाया, जो कि मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। बहुत भव्य महल, बहुत बड़ा महल है, ये जहांगीर के सम्मान में ही बनवाया गया था, क्योंकि जो ओरछा की रियासत का शासन जो है वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर के कारण ही प्राप्त हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में या स्वागत में उन्होंने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। फिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा केशव राय मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है केशव राय मंदिर। ये ऐसा कहा जाता है कि दो जगह है ये मंदिर, ध्यान रखना। तो इनमें थोड़ा सा वो है, मतलब इतिहास में मतभेद है कि कहाँ कहाँ है। एक तो ये आपको ओरछा में देखने को मिल जाएगा, या फिर जो मथुरा का केशव राय मंदिर है, जिसको लेकर विवाद भी चल रहा है, जो शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा में, शाही ईदगाह मस्जिद और केशव राय मंदिर को लेकर, तो ये दो जगह बताया जाता है, एक तो मथुरा में और दूसरा कहाँ, ओरछा में। ठीक, ये दोनों ध्यान रखना है ना, ओरछा और आपके मथुरा में। ये जो अभी वर्तमान में विवाद भी है कि जो शाही मस्जिद है मथुरा में, वहां मूल मंदिर है और वहीं साइड में कौन सा केशव राय मंदिर है, तो उसको लेकर विवाद है कि सारा ही केशव राय मंदिर था, बाद में मुगल आक्रमण के समय इसको तोड़ के, मतलब औरंगजेब के समय इसको बना दिया गया। ठीक, तो अभी एएसआई का सर्वे चल रहा है, तो देखेंगे फिर। ठीक, तो केशव राय मंदिर इंपॉर्टेंट है, जहांगीर महल, धमोनी का किला और करेरा का किला बनवाया। उसके बाद एक जो झांसी का किला, उसका जीर्णोद्धार इनके समय में किया गया। ठीक, चलो उसके बाद अब आते हैं जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला इंपॉर्टेंट है, इनके भाई हरदौल होते हैं। ठीक, हरदौल, जो हरदौल महाराज की आपने कविताएं सुनी होगी, हरदौल की मनोती भी बुंदेलखंड बघेलखंड में मनाई जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि शादी विवाह भंडारा या जो भी कुछ हो, उसमें निश्चित रूप से बाबा हरदौल को जो है वहां निमंत्रण दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हरदौल की मनोती से किसी भी शादी विवाह भंडारा जो भी कोई कार्यक्रम हो आपका सांस्कृतिक, उसमें बाबा हरदौल आते हैं और कभी भी खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कमी नहीं पड़ती है। ठीक, तो बाबा हरदौल की मनोती मनाई जाती है। इनकी कहानी थोड़ी ऐसी थी कि जुझार सिंह थे, उनकी जो पत्नी थी वो अपने देवर को बहुत स्नेह करती थी और उनका ध्यान रखती थी। इस कारण जो जुझार सिंह बुंदेला और उनके सहायकों ने इनके कान भर दिए कि जो है, मतलब जुझार सिंह बुंदेला, उनकी पत्नी और हरदौल के बीच में अफेयर जैसा कुछ है। लेकिन तो उनसे जुझार सिंह बुंदेला ने अपनी पत्नी को बोला कि वो हरदौल को खाने में जहर मिला के दे दे। तो हरदौल को ये बात पता होते हुए भी अपनी भाभी की पवित्रता के लिए जो है जहर वाला खाना खा लिया गया और इससे हरदौल बाबा की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हरदौल जो है एक स्थानीय देवता, ग्रामीण देवता, ग्राम्य देवता के रूप में पूरे बुंदेलखंड में पूजे जाते हैं। और अब तो बुंदेलखंड बघेलखंड लगभग मध्य प्रदेश में ही बाबा हरदौल की मनोती मनाई जाती है। ठीक, चलो उसके बाद ये जुझार सिंह बुंदेला हो गए। इनका जो है ये शाहजहां के समकालीन थे। ठीक, वीर सिंह बुंदेला के बाद शासक बने, तो वीर सिंह बुंदेला के बाद जहांगीर का जो उत्तराधिकारी शाहजहां शासक बनता है और उसी समय यहाँ भी जुझार सिंह बुंदेला शासक बनते हैं। ठीक, इन्होंने विद्रोह भी किया और शाहजहां ने इनको पराजित भी किया। उसके बाद ये क्या करते हैं, गोंड शासन में आक्रमण करते हैं और प्रेम शाह जो रहते हैं, गोंड शासक प्रेम शाह, उनको जो है मार देते हैं यहाँ की जगह। लेकिन फिर गोंड शासकों द्वारा भी फिर से आक्रमण किया जाता है और जुझार सिंह बुंदेला को यहाँ मार दिया जाता है। ठीक, उसके बाद पृथ्वी सिंह बुंदेला हुए। इन्होंने जो पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक, पृथ्वीपुर नगर निवाड़ी में एक तहसील है पृथ्वीपुर, जो किसने बसाई थी, पृथ्वी सिंह बुंदेला ने बसाई थी। ठीक है, चलो उसके बाद अब आते हैं विक्रमजीत बुंदेला। इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों, क्योंकि इन्होंने अब राजधानी यहाँ की जगह परिवर्तित की है। कहाँ राजधानी कर ली, टहरी। टहरी नाम था इसका पहले, बाद में जब बुंदेलखंड जो विक्रमजीत है, इन्होंने अपनी राजधानी टेहरी में स्थापित की थी, उसका नाम क्या रख दिया, टीकमगढ़। अब जो टीकमगढ़ नाम है, ये टीकम नाम से बना है। टीकम मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक नाम टीकम भी है। ठीक, तो उन्हीं के नाम पे, मतलब जो बुंदेला शासक है वो भगवान श्री कृष्ण के उनके आराध्य थे, मतलब, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम पे टीकमगढ़, मतलब टीकम भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उनके नाम पे टहरी को टीकमगढ़ में स्थानांतरित किया और उसको अपनी राजधानी जो है यहाँ बनाया। ठीक, 1783 में। ठीक,
उसके 1785 में इनका नाम बदल गया, टीकमगढ़ बता दिया, ठीक। और ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी का नाम क्या है, टीकम मिलता है। विक्रमजीत सिंह ने क्या किया, ओरछा रियासत को सुरक्षा से चिंतित होकर, यहाँ क्या हो रहा था इस समय, मराठों का उद्भव हो रहा था, और मराठों के साथ साथ यहाँ जो पिंडारी एक मतलब कबीले टाइप में रहते थे, जो बहुत युद्ध करते थे मराठों की साइड से, तो वो लूटपाट के लिए बहुत आक्रमण किया करते थे। तो विक्रमजीत सिंह को यहाँ सुरक्षा से चिंतित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है सुरक्षा संधि कर ली। और सुरक्षा संधि यहाँ रियासतों में देखो आपको ये बार बार हर जगह सुरक्षा संधि देखने को मिलेगी, ठीक है। सुरक्षा संधि, तो सुरक्षा संधि एक प्रकार की जो वेलेज अली ने सहायक संधि लेके आए थे विभिन्न शासकों के साथ, भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जानते हैं उसको, मध्य प्रदेश की रियासतों के इतिहास में आप सुरक्षा संधि के नाम से पढ़ेंगे। तो सुरक्षा संधि जिसमें क्या क्या होते थे, देखो कुछ कॉमन पॉइंट्स होते थे, जो कि कोई भी रियासत अगर सुरक्षा संधि को अंग्रेजों से करेगी तो उनको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे क्या करेंगे, सुरक्षा संधि अंग्रेज और रियासतों के बीच में होगी, तो अंग्रेज उस रियासत की पूरी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेंगे, और कोई भी जो विदेशी संबंध है, सारे विदेशी संबंध अंग्रेज करेंगे उस रियासत की ओर से। अगर कोई आक्रमण करेगी महाशक्ति तो उससे भी कौन लड़ेंगे, अंग्रेज लड़ेंगे। अपना एक रेजिडेंट जो है रियासत में के दरबार में उपस्थित करेंगे, वहां सेना रखेंगे अपनी। कोई विदेशी संबंध जो है राज्य वहां की रियासत किसी से नहीं बनाएगी, और जैसे अन्य यूरोपीय शक्तियों को अपने यहाँ शरण नहीं देगी। ये सारे पॉइंट्स जो है एक सुरक्षा संधि में हुआ करते थे। तो जो शासक है वो अंग्रेजों से बचने के लिए भी और अन्य शासकों से बचने के लिए भी सुरक्षा संधि कर लेते थे। तो इन्हीं सुरक्षा और सहायक संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे भारत की सभी देशी रियासतों के साथ ये संधि कर ली और पूरे भारत में अपना जो है राज्य स्थापित कर लिया, ठीक। तो सुरक्षा संधि विक्रमजीत बुंदेला के समय दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जो है राजधानी उन्होंने ओरछा से कहा ले गए, टीकमगढ़ ले गए, और अंग्रेजों ने सुरक्षा संधि कर ली। सुरक्षा संधि आपको बता दी क्या हुई, कब हुई थी ये, 23 दिसंबर 1812 को यहाँ की जगह विक्रमजीत ने अंग्रेजों से सुरक्षा संधि कर ली, ठीक। जिसमें ओरछा राज्य की ओर से दुक्कन लाल थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जॉन वॉकर ने यहाँ हस्ताक्षर किए थे इस जो है सुरक्षा संधि पर, ठीक। तो ये हो गया ना, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, तरीचर एक जगह है पर बघाट के जागीरदार गंधर्व सिंह ने आक्रमण किया तरीचर पर, तो जिसमें दतिया की सहायता हेतु ओरछा राज्य ने, मतलब विक्रमजीत बघेल तरीचर की सुरक्षा के लिए, गंधर्व सिंह ने जब आक्रमण किया तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सेनाएं भेजी, और उनके बीच 4 मई को 1816 में युद्ध हुआ, जिसको बघाट का युद्ध कहते हैं। इंपॉर्टेंट युद्ध है बघाट का युद्ध। किस किस के बीच, गंधर्व सिंह और विक्रमजीत सिंह की सेना के बीच हुआ, जिसमें इन्होंने गंधर्व सिंह को हरा दिया, ठीक। बघाट का युद्ध हो गया, ठीक। उसके बाद उन्होंने जो विक्रमजीत बघेल उन्होंने बलदेवगढ़ में एक दुर्ग बनाया और बलदेव जी का मंदिर भी बनवाया और एक विशाल तालाब भी यहाँ बनवाया। बलदेवगढ़ का दुर्ग बनवाया, बलदेव जी का मंदिर बनवाया और एक तालाब यहाँ बनवा दिया, ठीक। उसका टीकमगढ़ में क्या क्या, नजरबाग, जानकी बाग, जुगल निवास पैलेस आदि का यहाँ इन्होंने विक्रमजीत बघेल ने मतलब बुंदेला ने निर्माण करवाया, ठीक। तो इनके दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीकमगढ़ राजधानी और अंग्रेजों से 1812 में ओरछा रियासत की सुरक्षा संधि, ठीक है। बाकी ये वाली चीजें तो है ही, ठीक। चलो उसके बाद आते हैं धर्मपाल इंपॉर्टेंट है शासक। यहाँ पे इनकी देखो इनकी 3 रानियां थी। अब जो कुछ लोग होते हैं जो अपनी वीरता के कारण फेमस हो जाते हैं और कुछ होते हैं अपनी पत्नी के साहस वीरता के कारण फेमस हो जाते हैं, उनमें से एक धर्मपाल है, ठीक। इनकी 3 रानी होती है। 3 रानी में सबसे इंपॉर्टेंट रानी होती है लड़ाई सरकार, ठीक। लड़ाई सरकार के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, इतनी इंपॉर्टेंट रानी है, ठीक। तो गरई सरकार, हरई सरकार, लड़ाई सरकार, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट या डोमिनेंट जो रानी रहती है लड़ाई सरकार रहती है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि देखो ये शासक जो है धर्मपाल जो है निसंतान रहते हैं। निसंतान रहने के कारण क्या होता है कि जो शासन पे किसका कंट्रोल हो जाता है, रानी का। तो रानी क्या करती है, सबसे पहले सुजान सिंह, एक बच्चा रहता है सुजान सिंह, और उसके बाद हम जब सुजान सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर हमीर सिंह को, इन दोनों को बारी बारी से संरक्षक मतलब राजा बनाती है और उनके संरक्षक के रूप में खुद शासन करती है। देखो अब यहाँ आप देखोगे भारतीय इतिहास के सिनेरियो में तो अंग्रेज जो है किसी मतलब जो गोद लेने की प्रथा है उसको खत्म करके हड़प नीति लागू कर चुके थे। लेकिन चूंकि लड़ाई सरकार जो है अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रहती है, अंग्रेजों का साथ देती है। देखेंगे ओरछा जो बुंदेला
विद्रोह 1842 का है, उसमें भी अंग्रेजों का साथ देती है, और 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों का साथ देती है। इसलिए जो है लड़ाई सरकार को गोद लेने का अधिकार अंग्रेज दे देते हैं, और जो रानी लड़ाई सरकार है वो सुजान सिंह और हमीर सिंह के संरक्षक के रूप में ओरछा रियासत में शासन करती है। तो सबसे पहले लड़ाई सरकार देख लो किसकी पत्नी है, धर्मपाल की लड़ाई सरकार पत्नी है। उसके बाद सुजान सिंह हमीर सिंह के संरक्षक के रूप में रहती है। कहां से संबंधित रहती है, तो ये ओरछा रियासत से संबंधित रहती है। और अंग्रेज जो है अंग्रेजों की मदद करने के कारण अंग्रेजों की बुंदेला विद्रोह दबाने में और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने, 1857 की क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों का साथ देते, इसलिए अंग्रेज जो है इनको ओरछा राज्य की विक्टोरिया, जैसे ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया रहती है, बोलते हैं कि तुम ओरछा राज्य की विक्टोरिया रानी के समान हो। ठीक, तो लड़ाई सरकार को क्या उपाधि देते हैं, ओरछा राज्य की विक्टोरिया कहते हैं वो। ठीक है, ये उपाधि ध्यान रखना। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है लड़ाई सरकार के बारे में। सुजान सिंह हमीर सिंह के संरक्षक के रूप में, और इनके प्रधानमंत्री रहते हैं नत्थे खां, तो प्रधानमंत्री बनाया। और उसके बाद नत्थे खां जब 1857 में इनके प्रधानमंत्री रहते हैं, तो लड़ाई सरकार जो है अपने आक्रमणकर्ता के रूप में झांसी में नत्थे खां को भेजाती है और रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करवाती है अंग्रेजों की मदद के रूप में। ठीक, तो नत्थे खां ने झांसी की रानी को आक्रमण किया था कब, 1857 में। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 1842 में अब साथ देने के साथ क्या किया, जो राजा परीक्षित हैं, मतलब बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन है, राजा परीक्षित। किस रियासत से संबंधित है, ये बुंदेलखंड की जैतपुर रियासत से संबंधित है। और ये बुंदेला विद्रोह 1842 में नायक के रूप में रहते हैं। तो उनको जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर, कर्नल सलीवन के साथ मिलकर इनको पकड़वा देती हैं। ठीक, और 1857 में नत्थे खां को लक्ष्मीबाई पे आक्रमण के लिए होती है, और ओरछा की इनको विक्टोरिया कहा जाता है। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज जो है बहुत सारी उपाधियां जो है भारतीय शासकों को देते थे, जिन जिन ने भी भारत 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, उनमें से GCSI की उपाधि जो है विक्टोरिया मतलब रानी लड़ाई सरकार को देते हैं। ठीक, तो लड़ाई सरकार इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सारे फैक्ट कवर हो गए। सुजान सिंह हमीर सिंह के संरक्षक के रूप में नत्थे खां को प्रधानमंत्री बनाया, और 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करवाती है। राजा परीक्षित को पकड़वाया जैतपुर के से, तो राजा परीक्षित को पकड़वाने में दो लोग हैं, एक तो लड़ाई सरकार है और एक रतनपुर के मतलब रतन सिंह है चरखारी रियासत के। ठीक, और नत्थे खां को रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ओरछा की इनको विक्टोरिया कहा जाता है। GCSI की उपाधि इनको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में अपनी स्वामी व्यक्ति के कारण दी गई थी। ठीक, चलो ये हो गई लड़ाई सरकार। अब आती, ये हो गई आपकी ओरछा रियासत। अब 1857 के बाद क्या होता है, ये सारी रियासतों को अंग्रेज अपने मिला लेते हैं, तो ये ओरछा रियासत अब खत्म। ठीक, सबसे आखिरी कौन रहते हैं, धर्मपाल और लड़ाई सरकार ही रहते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद आती है बाढ़ चंदेरी रियासत। बाढ़ चंदेरी रियासत को बानपुर चंदेरी रियासत भी कहते हैं। ठीक, बानपुर एक क्षेत्र है, बानपुर चंदेरी रियासत के रूप में भी जाना जाता है, चंदेरी रियासत। इस बानपुर के कारण ही जो है कहीं ना कहीं हम बुंदेला विद्रोह को अंग्रेजों के साइड होते हुए देखेंगे, कैसे बताते हैं आगे। ठीक, तो चंदेरी जो है मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, इसको चंदेरी को मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद रामशाह बुंदेला जो कि वीर सिंह बुंदेला के पिताजी थे, और वीर सिंह बुंदेला इनको कहा छोटी बड़ौनी पहुंचा दिया था, तो उनके पौत्र रहते हैं भारत सिंह बुंदेला, भारत सिंह बुंदेला या फिर भरत सिंह बुंदेला। ठीक, ध्यान रखना, इन्होंने जो है बाढ़ चंदेरी रियासत के संस्थापक हम जाना जाता है, किसको, भारत सिंह बुंदेला को। तो संस्थापक तो आप सारे ही याद रखते चलना। ठीक है, रामशाह बुंदेला के पुत्र कौन हो गए, भरत सिंह बुंदेला को बाढ़ चंदेरी रियासत या बानपुर चंदेरी रियासत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद शासक आते हैं कौन से, दुर्जन सिंह बुंदेला। दुर्जन सिंह बुंदेला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो मित्रता है सवाई राजा जय सिंह, जयपुर के राजा है सवाई राजा जय सिंह, जो कि अंग्रेजों जो मतलब मुगलों के सेनापति के रूप में भी कार्य करते हैं। और ये जय सिंह जो है शिवाजी के ऊपर अटैक करते हैं दक्षिण में, तो ये जय सिंह दुर्जन सिंह बुंदेला उनके साथ भी जाते हैं और छत्रसाल की सहायता करते हैं जब मोहम्मद बंगस का आक्रमण होता है बुंदेलखंड में। मोहम्मद बंगस जो है मुगल सेनापति है या मुगल गवर्नर है, कहाँ, इलाहाबाद का। तो जब छत्रसाल पे आक्रमण करते हैं, और हम देखते हैं कि जो है छत्रसाल की मदद करने कौन आते हैं, बाजीराव प्रथम आते हैं, बाजीराव मस्तानी वाले। ठीक है, तो वो उस समय दुर्जन सिंह बुंदेला भी छत्रसाल की यहाँ मदद करते हैं बुंदेलखंड में। ठीक, चलो ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं मोर पहलाद। मोर पहलाद क्यों, क्योंकि इन्होंने भी अपनी यहाँ से राजधानी परिवर्तित की, तो बाढ़ चंदेरी की राजधानी चंदेरी है ना। ठीक, तो मोर पहलाद आए। इनके समय सिंधिया के जो गवर्नर कमांडर थे जीन बैप्टिस्ट, उन्होंने चंदेरी पर आक्रमण किया
और मोहर प्रहलाद को हरा दिया। ठीक, अब मोहर प्रहलाद को जब हरा दिया तो जीन बैप्टिस्ट जो है सिंधियाओं के क्या थे, सेनापति थे, और अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेजों और सिंधिया की जो है सुरक्षा संधि हो गई थी, इसलिए वहां उनके सिंधिया के संरक्षण के लिए अंग्रेज थे। ठीक, तो इस जीत से खुश होकर सिंधिया ने उनको एक जरैया गांव की जो थी एक रियासत या कुछ दीवानी जागीरदारी टाइप की रहती है जरैया गांव, तो जरैया गांव की दीवानी या जागीर किसको प्रदान कर दी थी, जैन बैप्टिस्ट को प्रदान करती थी। इसलिए जरैया गांव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरैया गांव जो है बुंदेलखंड में एकमात्र इसको यूरोपीय जागीर कहा जाता है। जरैया गांव की जागीर को यूरोपीय जागीर कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय जागीर। ठीक, यूरोपीय जागीर किसको कहते हैं, जरैया गांव को। ध्यान रखना किसने जीती थी, जीन बैप्टिस्ट ने। किससे जीती थी, मोहर प्रहलाद से। अब मोहर प्रहलाद चंदेरी पे आक्रमण कर दिया जीन बैप्टिस्ट ने, मोहर प्रहलाद यहां से हार के और भाग जाते हैं। हार के भाग जाते हैं तो अपनी राजधानी जो है कैलगोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। बुंदेलखंड में एक जगह है कैलगोवा, तो अपनी राजधानी किसने बनाया था, मोहर प्रहलाद ने। इंपॉर्टेंट है। ठीक, चल उसके बाद आते हैं मर्दन सिंह। अब मर्दन सिंह इंपॉर्टेंट था कि मर्दन सिंह कौन सी रियासत से रिलेटेड है। देखो जैसे आपसे बखत वाली पूछा गया था, कहाँ के शासक हैं, एमपीपीएससी में शाहगढ़ के राजा हैं। हीरापुर कहाँ, मतलब हीरापुर के शासक कौन है, तो हृदय शाह हीरापुर के शासक। ये और बोधन दहुआ वाला क्वेश्चन रियासतों से पूछा गया, तो रियासतों से कि कौन शासक किससे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। ठीक, तो उसमें मर्दन सिंह आते हैं। अब मर्दन सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो 1842 में सबसे पहले तो ये करते हैं कि हाँ अंग्रेजों के साथ हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। जब बुढ़वा मंगल का आयोजन होता है चरखारी रियासत के सूपा नामक स्थान पे, तो उसमें मर्दन सिंह भी रहते हैं कि हम जो है अंग्रेजों का मतलब यहां से सफाया कर देंगे और यहां से भगा देंगे, अपन स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब क्या होता है कि चूंकि देखो अब ये जो बानपुर चंदेरी है, इसमें से ये बानपुर जो है इस समय जब जीन बैप्टिस्ट का आक्रमण के समय मोहर प्रहलाद का होता है, उसी समय जो है जो जीन बैप्टिस्ट है मोहर प्रहलाद से बार अर्थात बानपुर को जीत लेते हैं। तो ये बानपुर जो है मर्दन सिंह जो है बानपुर को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने इनको बोला कि हम तुम्हें बानपुर दे देंगे, तुम हमारा साथ दो 1842 के बुंदेला विद्रोह में। तो जो मर्दन सिंह है वो 1842 में अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। ठीक है, और नारहट के जो मधुकर शाह है उनको अंग्रेजों द्वारा पकड़वा देते हैं, इसलिए किसके कारण, बानपुर अपनी रियासत को वापस लेने के कारण। ठीक, तो मर्दन सिंह ध्यान रखना कौन सी रियासत संबंधित है, बार चंदेरी या बानपुर चंदेरी रियासत से संबंधित है। और 1842 में अंग्रेजों का साथ दिया और उनको नारहट के जो मधुकर शाह है बुंदेला विद्रोह के एक नायक के रूप में है। ठीक, हम एक त्रिगुट पढ़ेंगे बुंदेला विद्रोह में, अभी पूरा दिया है डिटेल में, तो उसको नारहट के मधुकर शाह को मर्दन सिंह पकड़वा देते हैं। ठीक, उसके बाद 1857 की क्रांति में भी, अब 1857 की क्रांति देखो 1842 में क्या होता है, 1842 में ये बानपुर का जो है लालच दे देते हैं मर्दन सिंह को कि हम तुम्हें बानपुर रियासत दे देंगे, लेकिन ये बानपुर रियासत देते नहीं है किसको, मर्दन सिंह को। तो मर्दन सिंह इससे गुस्सा हो जाते हैं और अब की बार जब 1857 की क्रांति होगी तो जो है मर्दन सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे और झांसी की रानी और शाहगढ़ के राजा बखत बली के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में त्रिकूट का निर्माण कर लेंगे। तो ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में लड़ेंगे, लेकिन 1842 में किसके साथ है, अंग्रेजों के साथ, ध्यान रखना। ठीक, चलो तो 1857 की क्रांति में शाहगढ़ के बखत बली और रानी दुर्गावती के साथ मिलकर बुंदेलखंड त्रिकूट का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं, बुंदेलखंड से जो है क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ठीक, चलो तो मर्दन सिंह जो है इंपॉर्टेंट शासक है 1842 और 1857 में, इन दोनों में भूमिका निभाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं पन्ना राज। अब देखो 1857 तक ही सारी रियासतें रहेंगी, उसके बाद मैक्सिमम रियासतें खत्म हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ की जगह मर्दन सिंह जो है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। बाद में जब क्रांति खत्म होती है, मतलब उसकी असफलता की ओर जाती है, तो 1857 की क्रांति के बाद में मर्दन सिंह और शाहगढ़ के बखत बली जो है अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अंग्रेज इनको निर्वासित करके लाहौर भेज देती है। ठीक है, चलो अब आती है पन्ना राज। पन्ना राज इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है छत्रसाल होंगे, है ना। ठीक, इसके संस्थापक किसको माना जाता है, चंपत राय बुंदेला, जो कि कौन है, छत्रसाल के पिताजी हैं। ठीक, चंपत राय बुंदेला को पन्ना राज का संस्थापक या पन्ना राजवंश की नींव इन्होंने रखी। लेकिन वही है कि संस्थापक चंपत राय बुंदेला है, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में हम किसको जानेंगे, छत्रसाल को। ठीक, ओरछा राज्य की जो महू मोहानी है, महू मोहानी जागीर
किसको प्रदान की गई थी? चंपतराय बुंदेला को दी गई थी। ठीक, और फिर उन्होंने टीकमगढ़ के जतारा के अंतर्गत आती थी ये रियासत महू मुहानी की। ठीक, बुंदेलखंड में ही है। महू मुहानी की जागीर किसको प्राप्त हुई? चंपतराय बुंदेला को। ठीक, उसके बाद इसी वंश में बुंदेल केसरी और महाबली की उपाधि किसको दी जाती है? छत्रसाल को। ठीक, तो ये दोनों उपाधियां ध्यान रखना। का जन्म होता है, किनके उत्तराधिकारी या किनके पुत्र रहते हैं? चंपतराय बुंदेला के। चंपतराय बुंदेला शाहजहां और औरंगजेब के समय यहाँ बुंदेलखंड से विद्रोह करते हैं। जब आप शाहजहां और औरंगजेब पढ़ोगे तो बुंदेलखंड से चंपतराय बुंदेला का विद्रोह भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो महू मुहानी जागीर थे, वहां से बुंदेलखंड में अब जो है ओरछा रियासत और चंदेरी रियासत कमजोर हो चुकी है, तो जो है चंपतराय बुंदेला अपने बुंदेलखंड में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं और पन्ना में आके एक जंगल वाला क्षेत्र रहता है पन्ना में, वहां की जगह अपनी रियासत को स्थापित करते हैं और शाहजहां और बुंदेला खिलाफ, शाहजहां और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं छत्रसाल। ठीक, अब आते हैं छत्रसाल। छत्रसाल इंपॉर्टेंट है, 1675 से 1732 तक एक बहुत लंबा समय रहता है और इन्हीं के समय में सबसे पहले आपको जो है अखिल बुंदेलखंड क्षेत्र या अखिल बुंदेलखंड साम्राज्य यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, बुंदेलखंड इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से आपको बुंदेलखंड का जो कॉन्सेप्ट है सही से वो यहां से देखने को मिलेगा। अभी तक जो है पूरी छोटी छोटी रियासतों में पूरा बुंदेलखंड बटा था, लेकिन एक पूरा बुंदेलखंड जो है कंपाइल। ठीक, एक बुंदेलखंड साम्राज्य की जो स्थापना सबसे पहली बार कौन करते? छत्रसाल। ठीक, इनका कार्यकाल ध्यान रखो, 1675 से 1732। ठीक, इस समय शाहजहां भी शासन कर रहे हैं। उसके बाद 1707 तक कौन? औरंगजेब भी शासन कर लेंगे, बहादुर शाह आ जाएंगे, उसके बाद फर्रुखसियार भी आ जाएंगे। तो इन 4-5 शासकों, मुगल शासकों का शासनकाल छत्रसाल देखेंगे। ठीक, चलो उसके बाद इनकी उपाधि भाई बताइए अभी। बुंदेल केसरी और महाबली। ठीक, बुंदेल केसरी बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के शेर या बुंदेलखंड के शेर के रूप में भी जिनको बुंदेल केसरी के रूप में जाना जा सकता है, और महाबली थे ये, इसलिए उनका नाम बुंदेल केसरी छत्रसाल महाबली कहा जाता है। ठीक, पन्ना राज के संस्थापक, पन्ना राज की जो है इन्होंने 1675 में स्थापना करी, मतलब चंपतराय बुंदेला के बाद इनको उत्तराधिकार प्राप्त होता है तो इनकी वास्तविक रूप से स्थापना करते हैं और पन्ना को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक, तो पन्ना को राजधानी किसने बनाया था या छत्रसाल की राजधानी क्या थी? ध्यान रखना, तो पन्ना उनकी राजधानी थी। ठीक, जो पन्ना वर्तमान में जिला है। तो संस्थापक के रूप में, उसकी नींव रखने के रूप में किसको जाना जाएगा? चंपतराय बुंदेला को। लेकिन उसके वास्तविक संस्थापक या पूर्णतः संस्थापक या पन्ना को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाएगा? तो वो छत्रसाल बुंदेला को जाएगा। ठीक, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन की जो है भाषा को समझने का प्रयास करना। ठीक, अब विजय अभियान, उन्होंने क्या है बहुत सारे युद्ध लड़े और उनमें जीते, एक पूरे बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, तो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति बुंदेलखंड, देखो अब ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति में क्या होता है? कोई भी शासक, ये छोटे से जो शासक रहते हैं या कोई सरदार रहता है, वो एक छोटी सेना लेकर एकदम से पहाड़ों में या दरारों में जो रहता है वहां से एकदम से शासन किसी पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद लूटपाट करके बहुत कम समय लड़कर वापस जो है छुप जाते हैं। तो इस युद्ध पद्धति को क्या कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। ठीक, तो एक झुंड में शासन में आते हैं ये, अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक, तो इसको गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है। ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है कारगर कहाँ रहती है? ये कारगर रहती है आपके पहाड़ों में, पर्वतों में, और जो बीहड़ रहते हैं वहां की जगह रहती है। ठीक, बीहड़ में ये युद्ध पद्धति जो है कारगर रहती है, जहां आप एकदम से अटैक कर सको, किसी सेना के सामने आ सको और एकदम से अटैक करने के बाद से छुप सको। तो वहां की जगह ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति जो है आपकी कारगर रहती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति से हम देखेंगे शिवाजी, तात्या टोपे, छत्रसाल, ये सब गोरिल्ला युद्ध पद्धति में बिल्कुल माहिर रहते हैं। ठीक, तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का से आक्रमण किया रायसेन, महोबा, ग्वालियर, दमोनी है ये, दमोनी, सागर, दमोह आदि क्षेत्रों पर क्या किया इन्होंने? जीत लिया इनको। छत्रसाल के समय में स्वामी प्राणनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी प्राणनाथ जो है प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक, प्रणामी संप्रदाय है, ये इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख स्थान है, वो पन्ना में ही है, और वो किसने बनवाया? छत्रसाल ने ही बनवाया है। ठीक, तो छत्रसाल के समय में स्वामी प्राणनाथ पन्ना आते हैं और छत्रसाल को छत्रधारी महाराज, ठीक, क्योंकि छत्रधारी महाराज ये छत्रपति शिवाजी के कदमों पे या उनके जैसे ही साम्राज्य को स्थापित करते हैं, चलाते हैं, शासन करते हैं, इसलिए उनको
छत्रधारी महाराज की उपाधि कौन देते हैं? स्वामी प्राणनाथ छत्रसाल को छत्रधारी महाराज की उपाधि देते हैं। ठीक, और छत्रसाल जो है पन्ना में प्रणामी संप्रदाय का जो है स्वामी प्राणनाथ का मंदिर बनवाते हैं। बहुत भव्य मंदिर है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, स्वामी प्राणनाथ का मंदिर कहाँ है? पन्ना में है। किसने बनवाया? राजा छत्रसाल ने। स्वामी प्राणनाथ ने छत्रसाल को क्या उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी? तो छत्रधारी महाराज की उपाधि दी थी। ठीक, औरंगजेब से संधि करते हैं अभी। तो औरंगजेब जो है, औरंगजेब को दो लोग सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, बुंदेलखंड में छत्रसाल और उत्तर मतलब दक्षिण भारत में, दक्खन में कौन परेशान करते हैं? शिवाजी। ठीक, तो शिवाजी से भी संधि कर लेते हैं औरंगजेब और फिर छत्रसाल से भी संधि कर लेते हैं। ठीक, तो 1706 में छत्रसाल से, क्योंकि जो औरंगजेब है वो दक्षिण की ओर आक्रमण करने जा रहे थे, तो इस समय उत्तर भारत में जो है छत्रसाल एक बहुत बड़े साम्राज्य के शासक हो गए थे और इनकी युद्ध पद्धति वही गुरिल्ला टाइप की थी, तो मुगल साम्राज्य भी इनको, मगर मुगल सेना भी इनको हरा नहीं पाई थी। इसलिए औरंगजेब को मजबूरी में इनसे संधि करना पड़ा और इनको क्या किया? अपनी सेना में मनसब प्रदान किया और उसको राजा की उपाधि भी। तो ध्यान रखना, राजा की उपाधि औरंगजेब ने शिवाजी को भी राजा की उपाधि दी और छत्रसाल को भी राजा की उपाधि दी और अपनी सेना में 4000 का जो है मनसब प्रदान किया। देखो 4000 का मनसब दिया इनको भी, और शिवाजी को जब राजा की उपाधि देते हैं तो शिवाजी के लड़के संभाजी को भी जो है 4000 का मनसब प्रदान करते हैं। 5000 का मनसब शिवाजी संभाजी को और 4000 का मनसब जो है राजा छत्रसाल को यहाँ प्रदान करते हैं औरंगजेब। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर अब जब औरंगजेब 1707 में मर जाते हैं तो औरंगजेब के बाद कौन शासक बनते हैं? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह या मुअज्जम के नाम से, मतलब मुअज्जम मूल नाम नहीं था, बहादुर शाह के नाम से ये शासन करते हैं। तो ये जब राजा छत्रसाल जो इनके विजय अभियानों में भाग लेते हैं तो इनके मनसब को बढ़ाकर कितना कर देते हैं? 5000 का मनसब प्रदान कर देते हैं। उसके बाद बहादुर शाह की सेवा में शामिल होकर सिखों के दमन में, अब सिक्के जो है मुगल शासन बार बार अटैक कर रहे हैं, तो सिखों के दमन में जो है छत्रसाल मुगलों की ओर से लड़ेंगे। उसके बाद फर्रुख सियार जो है इनके समय में 6000। ठीक, तो फर्रुख सियार कितने? 6000 का मनसब जो है इनको छत्रसाल को प्रदान कर देते। देखो मनसब जो है हजार बढ़ रहा है। औरंगजेब के समय 4000 का मनसब, बहादुर शाह के समय 5000 का और फर्रुख सियार के समय 6000 का मनसब रहता है। तो ये ध्यान रखना है ना। चलो, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। अब फर्रुख सियार के बाद शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद खां वंगस एक जो है, आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसमें मोहम्मद खां वंगस रहता है, जो कि उसको इलाहाबाद का सूबेदार बना दिया जाता है। अब इलाहाबाद का सूबेदार आप देखोगे, आप जो बुंदेलखंड की सीमा है वो यहाँ वाली, ये पूरी सीमा आपको यहाँ उत्तर में इलाहाबाद के पास प्रयाग से मिलती हुई दिखेगी। तो बुंदेलखंड का जब गवर्नर बनेंगे तो ये सीमा जो है बुंदेलखंड की इलाहाबाद की सीमा से टकराएगी। तो जो मोहम्मद खां वंगस है बार बार जो है किस पे? छत्रसाल पे, बुंदेलखंड पे आक्रमण कर देते हैं। तो इनके आक्रमणों से परेशान होकर क्या है, छत्रसाल जो है अपने आइट साइड के बुंदेलखंड के शासकों से और अन्य शासकों से मदद की मांग करते हैं, लेकिन उनसे कोई मदद मिल नहीं पाती है। तो इस समय क्या करते हैं, क्योंकि देखो अब इस समय जो है सांस्कृतिक उत्थान का समय रहता है उस समय, क्योंकि जो औरंगजेब है वो बहुत ज्यादा कट्टरता की नीति अपना रहा होता है औरंगजेब। ठीक, तो दारुल इस्लाम में भारत को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय भारत के दो प्रमुख शासक उभरते हैं। एक होते हैं शिवाजी, जिन्होंने हिंदू पद पातशाही के नाम से शासन किया, और बुंदेलखंड में आते हैं छत्रसाल। ठीक, तो छत्रसाल और शिवाजी दोनों ही हिंदू धर्म को या फिर जो भारत की संस्कृति है उसको बढ़ाने का और जो मुगलों के प्रभाव है उनको कम करने का प्रयास करते हैं, शिवाजी और छत्रसाल। तो दोनों ही यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब ये करते हैं तो शिवाजी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं वो होते हैं बाजीराव। ठीक, बाजीराव कौन? रणवीर सिंह, है ना, बाजीराव मस्तानी वाले। ठीक, तो इनको बाजीराव प्रथम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जब बाजीराव जो है यहाँ शासन करते हैं, ये भी अपने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए शासन करते हैं, स्वराज की स्थापना के लिए शासन करते हैं। उसी समय कौन रहते हैं? छत्रसाल रहते हैं। तो छत्रसाल को जब ये पता होता है कि भाई अब कोई शासक अपनी मदद नहीं कर रहा, मराठों का उत्कर्ष हो रहा है, तो जो बाजीराव है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो जो है छत्रसाल मदद के लिए अपनी बेटी, क्या नाम रहता है उसका? मस्तानी मतलब, ठीक, मस्तानी जानते ही हो आप, मस्तानी बाजीराव के पास अपनी मस्तानी को भेजते हैं, बोले मदद लेके आओ। तो वो आप मूवी में देखा होगा, बाजीराव को लेके आती है और मोहम्मद खां वंगस को युद्ध में परास्त कर देते हैं। और छत्रसाल जो है अपना राज अपने दो लड़के
कौन कौन, हृदय शाह और जगत राय के साथ साथ छत्र बाजीराव प्रथम को भी अपने राज्य का एक हिस्सा प्रदान कर देते हैं। ठीक, तो ये थी कहानी, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय मोहम्मद खां मंगस आ गए इलाहाबाद के सूबेदार, तो छत्रसाल से इनका संघर्ष होता है। 724 में मोहम्मद खां मंगस बुंदेलखंड पे आक्रमण करते हैं। तो भाई उसी समय छत्रसाल क्या करते हैं, परेशान होते हैं और लड़की मस्तानी को भेजते हैं कि उनसे मदद लेके आओ। तो जब मस्तानी जाती है, बाजीराव प्रथम अपने एक हिंदू शासक होने के कारण छत्रसाल की मदद करते हैं और मोहम्मद खां मंगस से युद्ध करते हैं। और ये युद्ध का नाम है मौधा का युद्ध। बुंदेलखंड में ही जगह है जब मोहम्मद खां मंगस यहाँ अटैक करता है। तो बाजीराव और छत्रसाल की सेना और जो मोहम्मद खां मंगस है उनकी सेना के बीच युद्ध होता है और उसमें मोहम्मद खां मंगस को ये पराजित कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो छत्रसाल है उनको बुंदेलखंड का शिवाजी, कारण बता दिया। क्या कारण है, क्योंकि शिवाजी भी हिंदू पद पातशाही के नाम से शासन कर रहे हैं दक्षिण में, और बुंदेलखंड में कौन है, छत्रसाल शासन कर रहे हैं, इसलिए इनको बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। ठीक, और ये समानता है, ये भूषण जो कवि है भारत बुंदेलखंड के, भूषण के समय देखने को मिलती है। ठीक है, तो कवि भूषण ने ही छत्रसाल के दरबार में रहते, इन्होंने ही छत्रसाल को जो है बुंदेलखंड का शिवाजी या उनसे समानता इनकी प्रदान की है। ठीक, और जो छत्रसाल और शिवाजी जो है समकालीन थे, और शिवाजी के बाद जो है बाजीराव एक महत्वपूर्ण मराठा शासक बनते हैं या पेशवा रहते हैं, तो वो इनकी यहाँ मदद करते हैं मोहम्मद खां मंगस से युद्ध में। ठीक है, तो ये छत्रसाल हो गए। छत्रसाल के बाद हम जो छत्रसाल के दो पुत्र रहते हैं, एक हृदय शाह है और एक जगत राय है, जगत राज। लेकिन इनकी जो रियासत है वो 3 भागों में, बुंदेलखंड की रियासत है 3 भागों में बटेगी। एक हृदय शाह को मिलेगा एक हिस्सा जगत राय को मिलेगा, और तीसरा हिस्सा जो है बाजीराव प्रथम को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने छत्रसाल का मौधा के युद्ध में मोहम्मद खां मंगस से उनका जो है उनको मदद प्रदान की थी और जो है मंगस को हराया था, और बुंदेलखंड जो पूरी रियासत है उनको संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए जो बुंदेलखंड रियासत है वो 3 भागों में बटेगी, हृदय शाह, जगत राज और बाजीराव प्रथम के में। ठीक, तो उनके जो बड़े पुत्र रहते हैं छत्रसाल के, हृदय शाह, वो यहाँ शासक बनते हैं। ठीक, चलो, तो जगत राय का ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है नहीं, हृदय शाह देख लो। छत्रसाल के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, हृदय शाह। ये देखो मतलब जो लिखा हुआ है ना, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना, हृदय शाह। आपको 3-4 शासक मिलेंगे हृदय शाह, लेकिन ये इनका नाम ध्यान रखना, ये वाली स्पेलिंग है इनकी, हृदय शाह, है ना। ठीक, हृदय शाह ने, अब हृदय शाह क्या किया, रीवा के शासक थे अवधूत सिंह, इनके ऊपर इन्होंने रीवा पर अटैक किया, रीवा को अपने अंडर में ले लिया, मतलब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और वहां की जगह अपने जो है आधिपत्य के सिंबल के रूप में किसको, बुंदेली दरवाजा, क्योंकि ये बुंदेली शासक है इसलिए बुंदेली दरवाजा का निर्माण करवाया, ताकि ये बता सके कि हमारा यहाँ पे अधिपत्य है कहाँ, रीवा में। एक दरवाजा बनवाया था बुंदेली दरवाजा करके, बहुत बड़ा वहां की जगह, तो इसको बुंदेली दरवाजा नाम दिया। लेकिन ये चूंकि बहुत लंबे समय तक बघेलखंड के राज्य में क्या रहता है, बुंदेली एक मतलब दास्ता का भाव रहता है, तो जब रघुराज सिंह राजा बनेंगे बघेलखंड रियासत के, तो इस बुंदेली दरवाजे को यहाँ तुलवा देंगे। ठीक, तो हृदय शाह का अवधूत सिंह के ऊपर अटैक, ध्यान रखना। चलो, ठीक, उसके बाद आते हैं धोखल सिंह। धोखल सिंह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जो इनके यहाँ 2 शासक अटैक करते हैं, मतलब हिम्मत बहादुर और अली बहादुर। अब हिम्मत बहादुर, अली बहादुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हिम्मत बहादुर, अली बहादुर, ये पूरे बुंदेलखंड में विभिन्न रियासतों में आपको किंग मेकर की भूमिका में दिखेंगे। इसको, इस शासक को हटाना, अगले शासक को बनाना, किसी रियासत में षड्यंत्र स्थापित करना, शासकों को अपदस्थ कर देना, शासकों को मरवा देना, नए शासकों को बना देना, तो इस प्रकार से किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं हिम्मत बहादुर, अली बहादुर। ये दोनों जो है बांदा रियासत बुंदेलखंड में ही आती है, लेकिन जो है यूपी में पड़ती है। बांदा रियासत से संबंधित है हिम्मत बहादुर, अली बहादुर। हिम्मत बहादुर वहां के शासक, अली बहादुर जो है उनके सेनापति रहते हैं। तो इनको बुंदेलखंड का किंग मेकर, बुंदेलखंड का नृप निर्माता, साम्राज्य निर्माता आदि कहा जाता है। जैसे भारतीय इतिहास में आप उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में देखेंगे, फर्रुखसियार के बाद से जहांदार शाह और मोहम्मद शाह रंगीला आदि, रफीउद्दर्जात आदि शासकों को इन्होंने बनवाया, तो वो सैयद बंधु रहते हैं, ध्यान रखना, सैयद बंधु रहते हैं। तो वो सैयद बंधुओं को जो है, सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है भारतीय इतिहास में, नृप निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है। सैयद बंधु 2 भाई रहते हैं, हुसैन अली, अब्दुल्ला अली रहते हैं, जो कि मुगल सम्राट में रहते हैं, उत्तरवर्ती मुगल। ठीक, ये फर्रुखसियार के समय में आते हैं,
रफी उद्दरजात को बनाते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदार शाह आदि शासकों को बनाते हैं, तो वो सैयद बंधु रहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में जो दो बहादुर रहते हैं, अली बहादुर और हिम्मत बहादुर, ये बुंदेलखंड के निर्माता है, बुंदेलखंड के किंग मेकर इनको कहा जाता है। ठीक, ये गोसाई बंधु को बुंदेलखंड के, ये दोनों गोसाई बंधु रहते हैं, या इनको बहादुर बंधु भी कहा जाता है, या गोसाई बंधु, हिम्मत बहादुर, अली बहादुर। तो इनको बुंदेलखंड पे आक्रमण किया, इनको बुंदेलखंड का जो है किंग मेकर, नव निर्माता कहा जाता है, क्योंकि ये राजा बनाने का काम करते थे। अगर कोई राज परिवार संबंधित है, उनको वर्तमान जो राजा है उसको हटाना है, तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, उसको सैन्य सहायता देंगे और उसको मरवा देंगे, अपदस्थ कर देंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे, और जो जिसके लिए वो षड्यंत्र कर रहे थे उसको यहाँ शासक बना देंगे। ठीक, तो ध्यान रखना कि बुंदेलखंड के किंग मेकर किनको कहा जाता है, तो ये धोखल सिंह के समय यहाँ से इनका विकास प्रारंभ होता है। तो बहुत सारी रियासतों में ये षड्यंत्र करते हैं, राजाओं को अपदस्थ कर देते हैं। ठीक, चलो उसके बाद अब आती है छतरपुर रियासत। छतरपुर रियासत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इनके ध्यान रखना संस्थापक कौन है। छतरपुर रियासत के संस्थापक सोनेजू पवार, छतरपुर को इन्होंने राजधानी बनाया। देखो अब इसमें दो चीजें आपको बताता हूं, छतरपुर रियासत के संस्थापक सोनेजू पवार, लेकिन छतरपुर नगर कौन बसाएंगे, नगर या शहर की स्थापना कौन करेंगे, छत्रसाल। दो चीजें समझ में आई, दो चीजें ध्यान रखना, एक छतरपुर नगर के रूप में सबसे पहली बार छतरपुर की स्थापना कौन करते हैं, तो छत्रसाल, अपने ही नाम पर छत्रसाल के नाम पर छतरपुर बसा देते हैं। और लेकिन छतरपुर में रियासत की स्थापना कौन करते हैं, सोनेजू पवार। छतरपुर को राजधानी कौन बनाते हैं, सोनेजू पवार। ठीक, छत्रसाल की राजधानी क्या थी, पन्ना। ठीक, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन मत रखना। उसके बाद आती है जैतपुर रियासत। जैतपुर रियासत इंपॉर्टेंट रियासत है, क्योंकि यहां से जो नायक निकलेंगे वो बुंदेला विद्रोह 1842 के नायक रहेंगे, और वो जो है यहाँ स्वतंत्रता का सबसे पहला जो है प्रस्ताव, स्वतंत्रता का पहला प्रस्ताव पास करवाएंगे। ठीक, तो जैतपुर रियासत इंपॉर्टेंट है। ये जैतपुर रियासत सबसे पहली बार छत्रसाल के बाद, छत्रसाल के अंडर में रहती है। उसके बाद छत्रसाल के पुत्र जगत राज को यहाँ प्राप्त होती है, मतलब हिस्से में आती है जगत राज के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो केसरी सिंह शासक बनते हैं। तो केसरी सिंह के समय में क्या होता है, 13 सितंबर 1812। अब 1812 में देखो ओरछा रियासत के विक्रमजीत सिंह ने भी अंग्रेजों से सुरक्षा संधि की, और केसरी सिंह ने भी अंग्रेजों से सुरक्षा संधि कर ली। तो सुरक्षा संधि देखो, सुरक्षा संधि में जो कॉमन फैक्टर है वो बता दिए, एक बार फिर से बता देंगे, लेकिन इसमें याद क्या रखना है, जो सुरक्षा संधि उसमें क्या याद रखना है आपको प्री के हिसाब से। सुरक्षा संधि सबसे पहली बात, रियासतों में कौन सी रियासत कर रही है उसमें आपको याद रखना है कि कब हुई, ठीक, और कौन सा शासक था, मतलब किसने की। ठीक, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, कब हुई और किसने की। तो जैतपुर जो मतलब सबसे पहले ओरछा में की थी 1812 में, किसने, विक्रमजीत सिंह बघेल ने, बुंदेल ने और बुंदेला ने। और फिर जो जैतपुर रियासत में केसरी सिंह ने की है अंग्रेजों के साथ, कब की है, 1812 में की है, और अंग्रेजों के साथ की है किसने, केसरी सिंह ने। ध्यान रखना ये सारी चीजें। अब आते हैं राजा परीक्षित राजा आते हैं। देखो इनका नाम ऐसा है, ये मतलब इनकी जो वर्तनी है, स्पेलिंग है वो ऐसी है, परीक्षित। लेकिन अब जो परीक्षित मिलते हैं वो कहीं कहीं ये वाले भी मिल जाते हैं परीक्षित, तो ये परीक्षित इससे संबंधित नहीं है ये वाले, ठीक, क्योंकि ये दतिया रियासत से संबंधित रहेंगे, तो उनका इस संबंध से कोई, इस मैटर से कोई मतलब नहीं है। तो अपने को याद क्या रखना, राजा परीक्षित, इनका कार्यकाल रहता है 1813 से 1843 तक, ठीक, क्योंकि 1843 में जो रानी की लड़ाई सरकार है और चरखारी के रतन सिंह है वो इनको मिल के अंग्रेजों को पकड़वा देते हैं। ठीक, तो आप देखो केसरी सिंह के समय में अब जैतपुर रियासत में अंग्रेजों के साथ सुरक्षा संधि हो चुकी है। तो सुरक्षा संधि होने के बाद क्या करते हैं, अंग्रेज पूरी तरह से उस रियासत पे अपना कब्जा टाइप का कर लेते हैं, मतलब सेना भी रख देंगे, रेजिडेंट भी रख देंगे, विदेशी संबंध भी वही संभाल लेंगे, ठीक, और जो रियासत है उससे बहुत ज्यादा सारा पैसा ले लेंगे। तो अब राजा वहां फिर उसके बाद सुरक्षा संधि करने के बाद बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए जो है पूरे मतलब पंगु टाइप के हो जाते हैं कि कुछ अब जो करना है अंग्रेजी करेंगे, अब नाम मात्र के राजा भर रहेंगे वो, ठीक। तो एक प्रकार से ये सुरक्षा संधि या सहायक संधि टाइप की होती है, ठीक। तो राजा परीक्षित इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुंदेला विद्रोह के नायक रहते हैं, बुंदेला विद्रोह को मतलब शुरुआत करते हैं। तो इनका एक मतलब इनके सम्मान में जो है दोहा बनाया गया है, पंथी प्रबल पहाड़े के सब राजन सिरताज, जाहिर जम्मू द्वीप में
पारीक्षत महाराज। तो जम्बू द्वीप में जो है पारीक्षत महाराज जो है एक महान शासक के रूप में स्थापित होते हैं। ठीक, तो पारीक्षत 1813 से 1843। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब पारीक्षत के बारे में सुन लो। पारीक्षत जयपुर रियासत के शासक रहते हैं, केसरी सिंह के बाद शासक बनते हैं। उसके बाद अब सबसे पहले देखो कहानी शुरू होती है 1835 में। सबसे पहले बुढ़वा मंगल का आयोजन होता है, कहाँ, जो है आपके काशी में ईश्वर सिंह करवाते हैं। ईश्वर सिंह शासक जो रहते हैं काशी के, वो करवाते हैं बुढ़वा मंगल का आयोजन। बुढ़वा मंगल एक प्रकार का आयोजन रहता है, मेला रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है। इसमें क्या करते हैं कि जो मतलब गंगा नदी पर जो घाट है वहां की जगह बहुत सारी नावों को जो है बांध दिया जाता है और उसको मंच के रूप में उपयोग किया जाता है, और वहां बहुत सारी सांस्कृतिक क्रियाकलाप, नाट्य है, नृत्य है, आदि क्रियाकलाप वहां की जगह चलते रहते हैं। तो सबसे पहली बार 1835 में मतलब काशी में तो होता था, वो हर बार काशी में ही होता था, गंगा नदी के किनारे वही नावों को बांधकर किया जाता था। तो 1835 में एक राजनीतिक मंच के रूप में बुढ़वा मंगल को जो है प्रयोग किया गया। 1835 में जब ईश्वर सिंह करवाते हैं वहां, तो बुंदेलखंड की सभी रियासतों को न्योता दिया जाता है कि वहां आओ, क्योंकि इस समय में अब क्या हो रहा है, सुरक्षा संधि लागू कर दी है और अंग्रेज जो है भारत में मजबूत हो रहे हैं। तो मजबूत होने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जितने भी शासक रहते हैं क्षेत्रीय राजा, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी रहते हैं, उनको अपने अंडर में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब अंडर में करने की कोशिश करते हैं तो इन पर बहुत ज्यादा जो है राजस्व लगा देते हैं, बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा देते हैं, शासकों से सारी शक्तियां छीन लेते हैं, सारे विदेशी संबंध और जो मतलब टैक्स लेने के अधिकार है बहुत ज्यादा बुरा जैसे इन पर लगा देते हैं। तो ये सारे कारणों को लेकर राजा परेशान रहते हैं। तो 1835 के बुढ़वा मंगल में सारे बुंदेलखंड के राजा जाते हैं, ईश्वर सिंह के नेतृत्व में वो होता है। वहां की जगह वो ऐसी बात करते हैं कि हमको अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करना है। तो 1835 के जो उस बुढ़वा मंगल आयोजन है उसमें कुछ बहुत ठोस निकल के नहीं आता है, लेकिन जब तो फिर वहां जाते हैं, उनकी मीटिंग होती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करना है। तो बोलते हैं कि अगली बार जो है बुंदेलखंड में ही करवाएंगे। अगली बार मतलब 1835 में हुआ काशी में, 1836 में कहां करवाएंगे, वो चरखारी रियासत के सूपा नामक जगह पे। तो वहां की जगह जो होगा अपना बुढ़वा मंगल आयोजन होगा वहां 1836 में सूपा नामक जगह चरखारी रियासत। वहां के शासक कौन रहेंगे उस समय, रतन सिंह। तो रतन सिंह बोलते हैं कि मैं करवाऊंगा, मेरी मतलब अपनी रियासत में होगा अंग्रेजों के विरुद्ध। अब जो 1836 का जो वो है बुढ़वा मंगल आयोजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1836 में सबसे पहली बार पूरे भारत में सूपा नामक जगह पर चरखारी रियासत में पहली बार भारत का स्वतंत्रता का प्रस्ताव यहां से पारित हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना 1836 में सूपा नामक जगह चरखारी रियासत बुंदेलखंड में भारत का पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित होता है, और सारे बुंदेल शासक जो है मिलकर ये करते हैं कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और अंग्रेजों को जो है भारत से यहां से भगा देंगे। तो 1836 में ये डिसाइड हो रहा है, और फिर 1836 में ये डिसाइड हुआ कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसमें पूरी रणनीति बनती है, पूरे स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित होता है उसके बाद सारी रणनीति बनती है। उसमें बोलते हैं कि जो है जयपुर रियासत के राजा पारीक्षत वो हमारे नेता होंगे, इनके नेतृत्व में बुंदेला विद्रोह लड़ा जाएगा, 1842 से शुरू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो पारीक्षत है बुढ़वा मंगल आयोजन के बाद से पूरे बुंदेलखंड के और बुंदेला विद्रोह के नायक बन जाते हैं। ठीक, ये स्टोरी थी इनकी। तो 1835 में काशी के बुढ़वा मंगल में भाग ले लिया, और 1836 में काशी में हुआ, वहां मीटिंग हो गई सारी। उसके बाद वो बोले कि आप बुंदेलखंड में करवाएंगे। तो बुंदेलखंड की जगह सूपा, कहां, चरखारी रियासत में प्रथम स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव यहां से पारित हो गया, जो कि राजा परीक्षत को यहां बोला कि आपको प्रधान सेनापति बुंदेला विद्रोह का नियुक्त किया जाएगा। 1836 में हुआ, तो 1842 में आगे हम पूरे 6 साल यहाँ तैयारी करेंगे बुंदेला विद्रोह की, और अंग्रेजों को भगाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो 1842 से ये बुंदेला विद्रोह शुरू हो जाता है। तो बुंदेला विद्रोह के नायक के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है, राजा परीक्षत। किस रियासत से रिलेटेड है, जयपुर। ठीक, तो राजा परीक्षत ने 1842 में अंग्रेजों को सबसे पहले भिलगांव के युद्ध में, भिलगांव का युद्ध होता है, इसमें अंग्रेजों को परास्त कर देते हैं, पनवाड़ी के युद्ध में परास्त कर देते हैं। अब देखो इसमें होता यह है कि राजा परीक्षत जो है बुंदेला विद्रोह को शुरू कर देते हैं, और अंग्रेज जब इनसे सामना करते हैं, पनवाड़ी के युद्ध 1842, ये दोनों युद्ध 1842 में ही होते हैं। 1842 और 1842 में क्या करते हैं कि राजा परीक्षत तो मुख्य प्रधान सेनापति के रूप में लड़ते ही हैं। उसके बाद जो सारी बुंदेलखंड की रियासतें हैं वो अंग्रेजों के साथ, मतलब राजा परीक्षत का साथ देती है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती है राजा परीक्षत के साथ। लेकिन
जब बिलगांव और पनवाड़ी के युद्ध में राजा परीक्षित सबको मिलके हरा देते हैं अंग्रेजों को, लेकिन फिर जब जैतपुर पे ही अटैक करती है अंग्रेज करते हैं जैतपुर पे अटैक, तो फिर राजा परीक्षित का साथ देने के लिए बुंदेलखंड की कोई रियासत नहीं आती है। तो जो जैतपुर के युद्ध है 1842 में, जो बुंदेला शासकों के असहयोग के कारण है, जैतपुर रियासत के राजा परीक्षित हार जाते हैं। 2 युद्ध जीत जाते हैं, बिलगांव का और पनवाड़ी का युद्ध जीत गए, लेकिन जैतपुर के युद्ध में वो हार जाते हैं। अब इस युद्ध हार के बाद में क्या करते हैं, राजा परीक्षित जो है जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में भाग जाते हैं तो फिर जो लड़ाई सरकार है, ठीक, लड़ाई सरकार जो है, ये लड़ाई सरकार कहाँ की लड़ाई सरकार, आपकी ओरछा रियासत की लड़ाई सरकार, और जो चरखारी रियासत के ये है, कहाँ अभी पिछले बार ये चरखारी रियासत में ही हुआ था, और यहीं के राजा रहते हैं रतन सिंह, ये रतन सिंह और लड़ाई सरकार, इन दोनों की मदद से 1844 में जो है परीक्षित को जो है अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाता है। इन दोनों की मदद से अंग्रेज उनको पकड़ लेते हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार राजा परीक्षित इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुंदेला विद्रोह के नायक हैं, ठीक। अब इनकी पत्नी रहती है रजो रानी रजो या फिर रजो रानी, ठीक। तो ये अब 1844 तक तो ये मतलब राजा जब यहाँ से भाग जाते हैं जंगलों में जैतपुर के युद्ध के बाद, तो रानी रजो को जो है एक झिंझन नामक जागीर है, उसके जागीरदार रहते हैं दीवान देशपत बुंदेला, इनके संरक्षण में छोड़ जाते हैं कि भाई तुम इनका ध्यान रखना। लेकिन अब चूंकि राजा परीक्षित की जो है मृत्यु हो जाती है, और राजा परीक्षित चूंकि इतने महान शासक रहते हैं बुंदेला साम्राज्य में, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करते हैं, तो रानी रजो भी क्या करती है कि अब राजा परीक्षित तो रहे नहीं, तो फिर जो रानी रजो है वो 1857 की क्रांति में दीवान देशपत बुंदेला के साथ मिलकर क्रांति में बुंदेलखंड से नेतृत्व करती है। तो ध्यान रखना, ये रानी रजो भी राजा परीक्षित की पत्नी है, 1857 की क्रांति में भाग लेती है, ठीक। चलो, उसके बाद आती है अब साहगढ़ रियासत, ठीक। साहगढ़ रियासत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहगढ़ रियासत भी 1842 के बुंदेला विद्रोह 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है, ठीक। छत्रसाल के बाद ये किसको साहगढ़ रियासत हृदय शाह को प्राप्त हुई थी। अब बखतबली आते हैं, बखतबली शासक है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछ चुकी है पीएससी में, ठीक। तो गढ़ाकोटा क्षेत्र, अब देखो जो साहगढ़ रियासत है, इसमें साहगढ़ रियासत में एक साहगढ़ तो है ही है, साथ में एक क्षेत्र रहता है गढ़ाकोटा, जो कि वर्तमान में सागर में पड़ता है, ठीक। तो ये गढ़ाकोटा जब इस समय सिंधिया जो है इन पर अटैक करते हैं साहगढ़ रियासत पर, और गढ़ाकोटा का क्षेत्र जो है वो सिंधियाओं के पास चला जाता है। अब ये गढ़ाकोटा क्षेत्र लेने के लिए जो है बखतबली अंग्रेजों का साथ कहां देते हैं, बुंदेला विद्रोह में 1842 में बुंदेला विद्रोह में कौन साथ दे देते हैं अंग्रेजों का, बखतबली। लेकिन जब जो है बुढ़वा मंगल आयोजन जहां चरखारी रियासत में सूपा में होता है, तो उस समय बखतबली और मर्दन शाह दोनों ही मिलकर कहते हैं कि हम राजा परीक्षित का साथ देंगे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जब अंग्रेज जो है इनको गढ़ाकोटा का लालच देते हैं, बखतबली का, बोलते हैं कि आप अगर अंग्रेजों का साथ दोगे और हीरापुर के हृदय शाह को पकड़वाने में हमारी मदद करोगे, तो हम तुमको ये गढ़ाकोटा क्षेत्र जो है सिंधियाओं से छुड़ा के किसको दे देंगे, बखतबली को। तो बखतबली को लगता है कि ये अपने लिए सही रहेगा, गढ़ाकोटा का क्षेत्र मिल जाएगा, तो वो अंग्रेजों का साथ दे देते हैं, ठीक। इसके कारण बखतबली इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर वही जैसा मर्दन सिंह के साथ किया था कि गढ़ाकोटा का क्षेत्र जो है इनको बखतबली को देते नहीं है बुंदेला विद्रोह के बाद, तो 1857 में की क्रांति में बखतबली जो है अब अंग्रेजों के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर लड़ेंगे, ठीक। चल, तो गढ़ाकोटा क्षेत्र के लिए हो गया, अंग्रेजों का साथ दे दिया था 1842 में, ध्यान रखना। हीरापुर के हृदय शाह को पकड़वाया किसने, बखतबली ने। तो 3 जो नायक थे, हम पूरा बुंदेला विद्रोह पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। तो बुंदेला विद्रोह है उसमें 3 नायक रहते हैं बुंदेला विद्रोह के, उसमें तीनों नायक को कौन कौन पकड़वाता है, सबसे पहले रहते हैं परीक्षित, इनको कौन पकड़वाता है, ओरछा की रानी लड़ाई सरकार और चरखारी के राजा रतन सिंह, ठीक। उसके बाद नारहट के मधुकर शाह, नारहट सागर की रियासत के शासक रहते हैं मधुकर शाह, इनको जो बखतबली है बानपुर चंदेरी रियासत के जो है मर्दन शाह वो पकड़वा देते हैं, और जो अपने हैं यहाँ के हीरापुर के हृदय शाह को कौन पकड़वा देते हैं, साहगढ़ के बखतबली। ये पूरा अपन ने अभी कवर किया है 1842 का बुंदेला विद्रोह, उसमें देख लेंगे, ठीक। तो हीरापुर के हृदय शाह को पकड़वा देते हैं बखतबली, किंतु अंग्रेज इनको गढ़ाकोटा का केवल लालच देते हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता है। तो फिर जो है इनको गुस्सा आ जाती है, और फिर मर्दन सिंह, रानी झांसी की रानी
और मर्दन सिंह, ये तीनों मिलते हैं, मर्दन सिंह, बखतबली और झांसी की रानी, और बुंदेलखंड त्रिगुट बना लेते हैं, त्रिगुट बना लेते हैं और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं। अब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं तो 1857 की क्रांति जैसा हमको परिणाम पता है कि वो जीत नहीं पाते हैं, तो फिर उसके कारण जो है अंग्रेजों के सामने ये समर्पण कर देते हैं, अंग्रेज जो है इनको लाहौर निर्वासित कर देते हैं। ठीक, अब ये त्रिगुट की स्थापना करने के बाद इनके जो सेनापति रहते हैं बोधन दहुआ, बोधन दहुआ का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, बोधन दहुआ इनके सेनापति रहते हैं, बखतबली की, पूछा था कि किसके सेनापति रहते हैं, तो सागर रियासत के शासक बखतबली के सेनापति रहते हैं बोधन दहुआ। वो गढ़ा कोटा पर कब आक्रमण करते हैं, 1857 में आक्रमण कर देते हैं और उस पर अधिकार जो है उस समय कर लेते हैं, लेकिन वापस अंग्रेज आते हैं और बोधन दहुआ को हरा देते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है ना। अब आता है बुंदेला विद्रोह। अब पूरी बुंदेलखंड की रियासतें पढ़ ली है अपन ने। अब बुंदेला विद्रोह क्या होता है कि 1842 में होता है बुंदेला विद्रोह, और इसकी जो नींव है, इसकी नींव के कारण वही है, भारत में कोई भी विद्रोह आंदोलन होने के सेम कारण है, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा नियंत्रण, बहुत ज्यादा भूरा जस वसूलने के बर्बर तरीके, और भारतीय रियासतों पर नियंत्रण रखना और उनके जो है सारे कामों को बाधित कर देना, है ना, इस टाइप से रहता है। तो बुंदेला विद्रोह जो है 1842 में होता है, कारण बता दिए। अब क्या होता है कि 1835 में, वही बताई थी अभी कहानी, 1835 में काशी में ईश्वरी नारायण हर साल होने वाला एक कार्यक्रम था बुढ़वा मंगल। गंगा नदी पर, काशी में गंगा नदी पर नावों को जोड़कर एक मंच बनाया जाता है, वहां सांस्कृतिक क्रियाएं, लोक नृत्य, लोकनाट आदि क्रियाएं, संगीत और ये सब होते थे वहां। तो ये कार्यक्रम होता था, लेकिन 1835 में ईश्वरी नारायण भी अंग्रेजों से परेशान थे, उन्होंने बुंदेलखंड की सारी रियासतों को बुलाया कि बोले अंग्रेजों के विरुद्ध हमको कुछ करना है। ठीक, तो वहां ऐसी मोटी मोटी बात हुई, लेकिन कुछ कंक्रीट कुछ निकला नहीं, तो उनसे बोला यहाँ 1835 में कि चलो अब की बार बुंदेलखंड में करते हैं। और बुंदेलखंड में जब 1836 में, ये कहाँ होगा, सूपा एक जगह है, वो कहाँ, चरखारी रियासत में। रतन सिंह बोलेंगे कि मैं करवाऊंगा, रतन सिंह चरखारी के राजा रहते हैं, सूपा नामक जगह करवाते हैं। और सूपा नामक जगह पर जब होता है 1836 में, ठीक, तो यहाँ बुढ़वा मंगल आयोजित करवाते हैं, सारी बुंदेलखंड रियासतों को बुलाते हैं, और यहाँ प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो बोलते हैं ये कि हम अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे, और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के साथ ही एक स्वतंत्रता का प्रस्ताव पूरे भारत में सबसे पहली बार यही पारित होता है। वो पारित करते हैं और करते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना है। तो उसमें बोलते हैं कि हम एक विद्रोह करेंगे, सारे शासक उसमें अंग्रेजों के खिलाफ भाग लेंगे और उस विद्रोह को बुंदेला विद्रोह देंगे, और 1836 के बाद से 6 साल तैयारी करेंगे और उसके बाद युद्ध 1842 में प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो ये कहानी थी बुढ़वा मंगल और बुंदेला विद्रोह की स्टोरी पुरानी पीछे की, है ना। तो ये हो गया बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन सूपा चरखारी रियासत में करवाया। इस समय यहाँ के शासक रतन सिंह थे। तो यहाँ 42 रियासतों ने यहाँ भाग लिया था और भारत का पहला स्वतंत्रता जो है प्रस्ताव पारित किया था। यहाँ नेतृत्व किसको सौंपा, राजा परीक्षित। किस रियासत संबंधित, जैतपुर, जैतपुर रियासत से संबंधित। यहाँ भारत में पहला स्वतंत्रता का प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ, कहाँ की जगह, सूपा नामक जगह, चरखारी रियासत, बुंदेलखंड। ठीक, उसके बाद प्रारंभ कब से होता है, ये 8 अप्रैल 1842 को प्रारंभ हो जाता है। अब एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं, त्रिकोण का, जिनमें 3 शासक रहते हैं। 3 शासक, जैतपुर से राजा परीक्षित प्रमुख रहते हैं, जो कि इसके प्रधान नेता होते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें परीक्षित है। फिर नारहट रियासत रहती है, कहाँ है, सागर में। नारहट रियासत से, सागर से कौन रहते हैं, मधुकर शाह। ठीक, मधुकर शाह रहते हैं, मधुकर शाह है, मधुकर शाह। और हीरापुर, ये नरसिंहपुर के पास पड़ती है रियासत हीरापुर। हीरापुर से कौन रहते हैं, हृदय शाह। ये 3 व्यक्ति रहते हैं, ये तीनों एक त्रिकोण का निर्माण कर लेते हैं बुंदेलखंड में। ठीक, तो इनसे 3 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, चलो अब ये 8 अप्रैल को यहाँ तो पूरा कार्यक्रम हो गया, इन्होंने पूरा सब सेट कर लिया क्या करना है। अब प्रारंभ कौन करेगा, तो ये प्रारंभ करने की जिम्मेदारी जो है मधुकर शाह को दी जाती है। मधुकर शाह 8 अप्रैल 1842 को नारहट, सागर से मधुकर शाह प्रारंभ कर देते हैं। उनके साथ साथ कौन रहते हैं, गणेश जू और बिलहरी के जवाहर सिंह। बिलहरी भी एक रियासत है वहीं बुंदेलखंड में, वहां से शुरू करते हैं। तो नारहट से मधुकर शाह, गणेश जू और बिलहरी के जवाहर सिंह, ये तीनों बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। तो बुंदेला विद्रोह में ध्यान रखना, उसके प्रधान नेता कौन है, प्रधान सेनापति कौन है, परीक्षित। ठीक है, जैतपुर के राजा परीक्षित। लेकिन प्रारंभ किसने किया सबसे पहली बार, तो वो है मधुकर शाह और गणेश जू और जवाहर सिंह। ठीक, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है मधुकर शाह। ओके, उसके बाद फिर ये विद्रोह शुरू हो गया। परीक्षित ने मेजर सलीमन को कहां, बिलगांव को, बिलगांव में और पनवाड़ी,
के युद्ध में 1842 में हरा दिया। अब बताया था कि पारीक्षत का साथ जो है पूरे बुंदेलखंड की रियासतें अभी तक दे रही है। अब इसके बाद जब बिलगांव और पनवाड़ी के युद्ध में जो है हार जाते हैं अंग्रेज, तो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो परीक्षत है उससे संधि हो जाए, लेकिन चूंकि जो बुंदेलखंड की रियासतों में बोला गया था कि हम अंग्रेजों को यहाँ से पूरी तरह भगा देंगे, तो वो किसी भी तरह से वहां मतलब संधि के लिए हामी नहीं भरते हैं और कहते हैं कि हमको तो युद्ध लड़ना है। तो फिर अंग्रेजों की वही पुरानी आदत की फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं और एक एक शासक को जो बुंदेलखंड के शासक है उनको एक एक करके अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो किसको अप्रोच करते हैं? रतन सिंह को। रतन सिंह जो कि इस समय जब इन्होंने ही इनके कहने पे ही चरखारी रियासत में जो है बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ था। चरखारी रियासत के रहते हैं जो कि राजा पारीक्षत के भतीजे भी रहते हैं। तो राजा पारीक्षत के चक्कर में ही रतन सिंह की जो है गद्दी वहां की राजा जाते जाते बची, इसलिए रतन सिंह को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ देखो परीक्षत ने क्या किया था। तो रतन सिंह जो है राजा पारीक्षत के खिलाफ हो जाते हैं और 1842 में एक और युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? जैतपुर का युद्ध, जिसमें बुंदेलखंड के जो शासक हैं वो कोई भी नहीं आते हैं राजा पारीक्षत के, और राजा पारीक्षत हार जाते हैं। हारने के बाद वो जंगलों में भाग जाते हैं। ठीक, तो राजा पारीक्षत चले गए। अब यहां से बिलगांव और पनवाड़ी में हरा दिया और जैतपुर में खुद हार गए। फिर राणा रतन सिंह जो है अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? अंग्रेजों ने बखतवली, अब रतन सिंह को अपनी ओर कर लिया। अब बोले बखतवली जो थे कहां के? शाहगढ़ के राजा, उसको बोला कि तुमको गढ़ाकोटा का क्षेत्र दे देंगे। गढ़ाकोटा का क्षेत्र तुमको जो कि सिंधिया के पास है तुमको मिल जाएगा, तो तुम अंग्रेजों का साथ दो। अंग्रेजों का साथ दो और किसको? जो हीरापुर के शासक है हृदय शाह, ठीक, उसको पकड़वाओ। तो हीरापुर के हृदय शाह को पकड़वाने का कौन? बखतवली। अंग्रेजों को अंग्रेज लालच देते थे बखतवली को और हीरापुर के हृदय शाह को वो पकड़वा देते हैं। उसके बाद जो भानपुर नहीं बानपुर है, बानपुर और चंदेरी रियासत के शासक कौन रहते हैं? मर्दन सिंह। अब बानपुर चंदेरी की रियासत के शासक जो है आपके मर्दन सिंह रहते हैं। इनको बोलते हैं कि जो बानपुर है वो किसके पास है? सिंधियाओं के पास है, वो हम तुमको दे देंगे, तो तुम हमको हमारा साथ दो, मतलब अंग्रेजों का। तो वो मधुकर शाह को पकड़वा लेते हैं, नारहट के शासक। तो इस तरह से तीनों को इन्होंने सेट कर लिया, तीनों को पकड़ लिया, जो कि प्रमुख बुंदेला विद्रोह के नायक थे। ठीक है, चलो। तो इसमें ओरछा की रानी लड़ाई सरकार और चरखारी के राजा रतन सिंह ने परीक्षत को बता दिया, पकड़वा देते। तो तीनों प्रमुख शासकों को यहाँ पे पकड़वा दिया जाता है। अब जो है बुंदेला विद्रोह पूरी तरह से लगभग यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक, चलो, हो गया। तो अब ये बुंदेलखंड का था, तो इन सबको पकड़ने के बाद बुंदेलखंड का जो विद्रोह है लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद अब आते हैं बुंदेलखंड की 1857 की क्रांति। ठीक, तो जो बुंदेला विद्रोह है उसके नायक याद रखना, कहां से प्रारंभ हुआ, कहां कहां क्षेत्र थे, क्या युद्ध हुए, सब इंपॉर्टेंट है। वैसे ही 1857 की क्रांति भी आपकी इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड में। अब देखो क्षेत्र वाइज हम रियासतों के साथ लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कहां कहां 1857 की क्रांति हुई और उनके नायक कौन थे वो सारे पढ़ लेंगे। तो इस तरह से ही मध्य प्रदेश की हिस्ट्री वाला एक पोर्शन भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक, चलो, बुंदेलखंड में 1857 की क्रांति हुई। तो बुंदेलखंड में सबसे पहले चूंकि झांसी रियासत जो है अंग्रेज वहां गोद जो है राजा गंगाधर राव जो है वो निसंतान रहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं होता, एक पुत्र होता है लेकिन वो मर जाता है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई गोद लेती है एक पुत्र को, लेकिन वो अंग्रेज उसको मान्यता नहीं देते हैं। अंग्रेज जो है इसको झांसी को हड़पना चाहते हैं, तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से विद्रोह कर देती। तो जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से विद्रोह करती है तो फिर से बुंदेलखंड में 3 शासक इकट्ठे होते हैं और त्रिगुट का निर्माण कर लेते हैं। इसमें कौन कौन रहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बानपुर चंदेरी के राजा मर्दन सिंह जिन्होंने 1842 में अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन उनको गढ़ाकोटा वो जो बानपुर नहीं मिला। उसके बाद शाहगढ़ के राजा बखतवली, इनको गढ़ाकोटा का लालच दिया था लेकिन अंग्रेजों ने वो भी नहीं दिया। तो ये तीनों मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण कर देते हैं, लक्ष्मीबाई, मर्दन सिंह, शाहगढ़ के राजा बखतवली। ठीक, चल। उसके बाद अब ये कब शुरू होती है? 4 जून को झांसी से बुंदेलखंड में क्रांति शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश में कब होती है? मध्य प्रदेश में 3 जून से शुरू होती है। ठीक, अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 3 जून से कहां से? नीमच छावनी से। ठीक, नीमच मंदसौर से शुरू हो जाती है 3 जून को, लेकिन अभी बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं अपन, तो बुंदेलखंड में 4 जून को शुरू हो जाती है। ठीक, चलो। अब 12 जून को क्या करते हैं? ललितपुर बानपुर, जो कि कहां है आपकी? बुंदेलखंड में आपने देखा ही होगा, यूपी में पड़ता है ललितपुर और बानपुर में। क्रांति का नेतृत्व कौन संभालते हैं? नीचे राजा मर्दन सिंह। ठीक, राजा मर्दन सिंह यहाँ नेतृत्व करते हैं। सागर के किले पर
जो बखतबली के सेनापति बोधन हुआ यहाँ अटैक कर देते हैं। ठीक, गढ़ी अंबापानी के, और इनके साथ कौन आ जाते हैं? अब देखो, ललितपुर बानपुर से मर्दन सिंह, सागर से बखतबली और बोधन हुआ, और गढ़ी अंबापानी जो कि रायसेन में पड़ती है, वहां से आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान, ठीक, ने आक्रमण कर दिया। ठीक, तो पूरी तरह से पूरे बुंदेलखंड में अब ये लोग आ गए। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, और इनका साथ देने के लिए आ जाते हैं नाना साहब, है ना, जो कि कहां, कानपुर में थे, ठीक, पेशवा थे ये उस समय। ठीक, तो ये याद रखना कौन कौन कहां से था। ठीक है, तो ललितपुर बानपुर से राजा मर्दन सिंह, सागर से बखतबली जो कि सागर के राजा हैं और उनके सेनापति बोधन हुआ, गढ़ी अंबापानी से कौन हो गए, आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद, ये दोनों भाई हैं। ठीक, उसके बाद आपके हो गए झांसी से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब। ठीक, आप इसमें कर्नल ह्यूरोज को भेजते हैं, वो कि पूरे इस युद्ध को, इस क्रांति को दबाओ। तो जो महू में जो कर्नल ह्यूरोज है, वो महू इंदौर में आपकी सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन करते हैं। ठीक, सेंट्रल इंडिया फोर्स मतलब ये फोर्स जो है 1857 की क्रांति में पूरी तरह से जो है इनको दबाएगी। ठीक, चलो उसके बाद ये आपका 1857 की क्रांति हो गया। इसके बाद पता ही चला कि रानी लक्ष्मीबाई मर जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं, राजा मर्दन, मतलब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है, उसके बाद राजा मर्दन सिंह और बखतबली जो है वो अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, आदिल मोहम्मद खान, इसमें से फाजिल मोहम्मद खान को फांसी चला देते हैं और आदिल मोहम्मद खान को गोली मार देते हैं, तो ये नायक मर जाते हैं। तो बुंदेलखंड से की जो है यहाँ से क्रांति लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक, चलो अब आते हैं स्थापत्य कला। तो बुंदेलखंड में देखते हैं हम क्या क्या स्थापत्य हुआ, क्या क्या बना यहाँ की जगह। ठीक, तो क्या बना, सबसे पहले राय प्रवीण का महल इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंद्रमणि बुंदेला बनवाते हैं यहाँ इनका। तो जो राय प्रवीण है वो यहाँ की जगह, इनको ओरछा की कोकिला कहा जाता है, बहुत अच्छी गाती थी, कोयल जैसी आवाज थी, इसलिए कोकिला। राय प्रवीण कौन थी? राय प्रवीण इंद्रमणि बुंदेला के समय एक जो है वहां की दासी या फिर वैश्या कह सकते हैं, वो थी। इंद्रमणि बुंदेला जो है बहुत चाहते थे उनको, और उन्हीं के कारण जो है केशव दास ने भी इनकी राय प्रवीण की जो है बहुत मतलब प्रशस्ति है, उनकी बहुत बड़ाई उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इनमें ये इनकी मतलब राय प्रवीण का देखने को मिलता है। तो राय प्रवीण का महल इंद्रमणि बुंदेला कहाँ है? ओरछा में। ये सतखंडा महल दतिया में है। ये इसका आकार जो है स्वास्तिक जैसा है। ठीक, स्वास्तिक आकार देखा है आपने, ये इस टाइप का ना, ये स्वास्तिक जैसा आकार है दतिया के महल का। किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। और इनकी शैली क्या होगी? वही बुंदेली शैली में। ठीक, राजा राम मंदिर इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूरे भारत में एकमात्र भगवान राम राजा के रूप में स्थापित है, तो वो है कहां? आपके बुंदेलखंड के ओरछा के राजा राम मंदिर में। तो ये मधुकर शाह के समय में निर्मित होता है ये मंदिर, और इसमें जो इनकी पत्नी रहती गणेश कुंवरी। अब देखो, मंदिर तो निर्माण कर देते हैं कौन? मधुकर शाह, लेकिन इसमें जो भगवान राम की जो मूर्ति है वो कौन? गणेश कुंवरी यहाँ प्रतिमा की स्थापना कर देती है अयोध्या से लाकर। ठीक, तो भगवान राम जो राजा के रूप में एक ही जगह विद्यमान है, कहां? ओरछा में। ठीक, चलो उसके बाद प्राणनाथ मंदिर। प्राणनाथ मंदिर स्वामी प्राणनाथ के सम्मान में बनवाते हैं पन्ना में राजा छत्रसाल। और ये प्रणामी संप्रदाय, स्वामी प्राणनाथ ने शुरू किया था प्रणामी संप्रदाय। ठीक, तो उन्हीं का ये पूजा स्थल या प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में है। ठीक, चलो ये हो गई आपकी बुंदेलखंड रियासत। अब आती है आपकी होलकर रियासत। ठीक, चलो ठीक है, तो होलकर रियासत पढ़ते हैं। होलकर रियासत में होलकर जो वंश है, ये वंश है होलकर वंश जो है पूर्व में वीरकर वंश, ये नाम ध्यान रखना। होलकर वंश का पुराना नाम क्या है? वीरकर वंश के नाम से जाने जाते थे, वीरकर। लेकिन जब ये होल गांव से संबंधित, एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद के वहां पास में होल गांव, ठीक, होल गांव के होने के कारण ये होलकर कहलाए। ठीक है, चलो तो होलकर वंश पूर्व में वीरकर वंश के नाम से जाने जाते थे। इनके जो पूर्वज हैं वो गोकुल कहां? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो स्थान है गोकुल, वहां मथुरा से संबंधित थे। ठीक, और उसके बाद औरंगाबाद के पास नीरा नदी में होल गांव में रहने लगे। नीरा नदी के किनारे होल गांव जगह है, वहां औरंगाबाद जिले में रहने लगे। तो इसी होल गांव में रहने के कारण ये होलकर कहलाए। ठीक, तो इनका बैकग्राउंड था ये। पूर्व में नाम क्या है? वीरकर वंश। कहां संबंधित थे? गोकुल मथुरा से। लेकिन औरंगाबाद के होल गांव में रहने के कारण नीरा नदी के किनारे इनका वंश का नाम क्या पड़ गया? होलकर वंश ये हो गए। ठीक, चल उसके बाद आते हैं सारंगपुर का युद्ध। अब ये होलकर रियासत या फिर मालवा में या मध्य प्रदेश में मराठा रियासत स्थापित होने से पूर्व कुछ युद्ध लड़े जाते हैं,
मालवा जो है मराठों से पूर्व जो है मुगलों के अंडर आता था, मुगलों का यहाँ शासन था, अपने गवर्नरों के माध्यम से मुगल यहाँ शासन चला रहे थे। तो अब जो मालवा का क्षेत्र है या पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, होलकर, सिंधिया, ये लोग जो है मुगलों से छीन कर ही लेंगे, ठीक, मुगलों को युद्ध में हराएंगे और उसके बाद ये शासन स्थापित होंगे। तो इसी क्रम में जो 3-4 युद्ध लड़े जाते हैं वो देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले आता है सारंगपुर का युद्ध, 1724 में लड़ा गया सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध में मराठों की मालवा विजय होती है, ठीक, सारंगपुर में। यहां जो पहला युद्ध लड़ा गया, इसमें कौन था, मुगल सूबेदार जो था गिरधर बहादुर, ठीक है, लिखा नहीं है वहां, गिरधर बहादुर। गिरधर बहादुर दोनों भाई रहते हैं, पहले गिरधर बहादुर रहता है, गिरधर बहादुर के मरने के बाद दयाराम बहादुर रह जाते हैं। तो मालवा पर मुगल सूबेदार कौन है, गिरधर बहादुर। मराठों का नेतृत्व इस समय कौन कर रहे हैं, चिमनाजी अप्पा और मल्हारराव होलकर। इसलिए ये वाला क्षेत्र सबसे पहले किसको मिलेगा, मल्हारराव होलकर को। तो ये युद्ध सारंगपुर का 1724 में किस किस के बीच में, मल्हारराव होलकर, वो मल्हारराव होलकर और चिमनाजी अप्पा, ठीक। और यहां से जो मालवा का सूबेदार कौन है, मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर, ठीक है। इसमें गिरधर बहादुर मारे गए और उनके स्थान पर मुगल सत्ता ने गिरधर बहादुर का भाई दयाराम बहादुर को जो है यहाँ की जगह सेनापति नियुक्त कर दिया या मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन अब जो है ये पूर्ण रूप से जीत नहीं पाए थे, तो ये वापस चले जाते हैं चिमनाजी अप्पा और मल्हारराव होलकर। उसके बाद फिर इनका जो सामना है अमझेरा के युद्ध में 4 साल बाद 1728 को होता है। अमझेरा कहाँ है वर्तमान में, ये रियासत थी उस समय धार में, ठीक, अमझेरा है ना, ठीक। तो इसमें फिर से चिमनाजी अप्पा, मल्हारराव होलकर और दयाराम बहादुर के बीच में युद्ध होता है। परिणाम में क्या होता है, युद्ध में मराठा जो है जीत जाते हैं अब, और मालवा पर मराठा नियंत्रण हो जाता है, ठीक। तो मराठाओं को मालवा पर नियंत्रण किस युद्ध से होता है, अमझेरा के 1728 के युद्ध से। उसके बाद पहला युद्ध कौन सा रहता है, इसमें सारंगपुर, लेकिन इसमें जीतते हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्णायक जीत नहीं होती है। निर्णायक जीत कहां होती है, अमझेरा के 1728 के युद्ध में, ठीक। अमझेरा के युद्ध के पश्चात 1729 में जो पेशवा बाजीराव प्रथम है इस समय, उनके द्वारा होलकर और सिंधिया और पवारों को जो है विभाजन कर मालवा की सनदें दे दी गई। अब देखो इन तीनों को जो है मालवा दे दिया, तो इसमें कहां कहां इस समय देखो कहां है, बाजीराव मतलब रणवीर सिंह है ना, बाजीराव प्रथम, ठीक, बाजीराव मस्तानी वाले। इसमें जब ये एक मराठा संघ का निर्माण करते हैं, मराठा संघ, इसमें क्या करते हैं कि जो मराठा राज्य में जो जो क्षेत्र जीते हैं उनमें अपने जो है अपने सेनापतियों को नियुक्त करते जाते हैं और उसको मिलाकर एक मराठा संघ बना लेते हैं। तो ये मराठा संघ बहुत ही मजबूत रहता है जब तक अंग्रेजों से इनका युद्ध नहीं होता है, जब तक बाजीराव प्रथम और 2-3 जो मजबूत पेशवा रहते हैं। लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं निरंतर इनके बीच में युद्ध होने लगता है और ये मराठा संघ टूट जाता है। तो बाजीराव प्रथम ने बहुत सारे जब उत्तर भारत के क्षेत्र जीते तो उसमें एक पूरे मराठा सेना नायकों को नियुक्त किया और उनको मिलाकर मराठा संघ बनाया। तो कहां कहां थे, सबसे पहले आपको मालवा देखेंगे। मालवा में आपको 3 मराठा साम्राज्य देखने को मिलेंगे या मराठा संघ के 3 प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके इंदौर। इंदौर में कौन रहते हैं, होलकर, ठीक है। उसके बाद फिर ग्वालियर, या सबसे पहले ग्वालियर से भी पूर्व कहां रहते हैं, आपके उज्जैन में, ठीक है। तो सिंधियाओं की सबसे पहली राजधानी उज्जैन में रहती है। यहां कौन रहते हैं, सिंधिया, ठीक है, सिंधिया। उसके बाद आपका रहता है धार, सॉरी देवास, है ना, देवास में कौन रहते हैं आपके, जो रहते हैं पवार। उसके बाद इसका जो पवार है इस राजवंश का विभाजन हो जाता है और ये 2 में, ठीक है, तुकोजीराव पवार जीवाजीराव पवार के रूप में हो जाता है। मतलब ये छोटी पांति और बड़ी पांति के रूप में जाने जाते हैं, छोटी पांति बड़ी पांति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पवार का भी हो जाता है। तो ये मालवा में थे मुख्यतः, मालवा में, इंदौर में, ग्वालियर उज्जैन में और देवास में, तो ये रहते हैं। उसके बाद भारत में और जगह भी रहते हैं ये मराठा संघ जो रहता है, भारत में अन्य जगह भी रहता है। देखते हैं कहां कहां है क्या। इसके बाद जो मराठा संघ है वो आपके बड़ौदा में रहते हैं, बड़ौदा में भी रहते हैं। तो वहां कौन से वंश के नाम से शासन करते हैं, गायकवाड़, गायकवाड़ के रूप में रहते हैं। उसके बाद ये कहां रहते हैं, पूना में, पूना या पुणे, ठीक, यहां रहते हैं भोसले, ठीक। और जो सबसे मुख्य है
सॉरी ये पूना में नहीं, ये सतारा में है, ठीक है। सतारा में कौन है? भोसले, ठीक। और पूना में जो रहते हैं वो पेशवा रहते हैं। पूना की जो जगह है किसके मिलती है? पेशवा, मतलब खुद पूना का पेशवाओं का सेंटर क्या रहता है? पूना। तो इस समय ये 6-7 सेंटरों के रूप में पूरा मराठा संघ पूरे भारत में इस समय शासन कर रहा होता है, ठीक। तो ये मराठा संघ था। तो ये उसके बाद जब मालवा जीत लेते हैं और मराठा सेनापतियों को यहाँ नियुक्त कर देते हैं, तो इस प्रकार ये रहता है। चलो ठीक है। उसके बाद अब जो अमजेरा के युद्ध के बाद है वो तिरला की लड़ाई लड़ते हैं 1731 में। तिरला की लड़ाई में क्या होता है? जो ये युद्ध मालवा के सूबेदार, अब अमजेरा के युद्ध में हार चुके थे दयाराम बहादुर, लेकिन अपना जो है फिर से बदला लेने के लिए मराठा चिमनाजी अप्पा और मल्हारराव होलकर के बीच में फिर से वही सेम, नायक भी सेम है, बस युद्ध की जगह चेंज हो गई है, ठीक। दयाराम बहादुर इसमें फाइनली निपट जाते हैं, ठीक। तो 2 युद्ध लड़ते हैं, एक अमजेरा का और एक आपका तिरला का। दयाराम बहादुर, गिरधर बहादुर जो है पहले वाले युद्ध में जो है हार जाते हैं। कौन सा युद्ध होता है? पहले सारंगपुर का, ठीक। इसमें गिरधर बहादुर हार गए। अमजेरा और तिरला में कौन हो गए? दयाराम बहादुर को निपटा दिया। उसके बाद यहाँ मराठों की सत्ता, थोड़ी बहुत जो दिक्कत आ भी रही थी वो पूरी तरह से क्लियर। तिरला मतलब अमजेरा के युद्ध में मालवा पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं मराठे, लेकिन तिरला की लड़ाई के बाद पूर्ण रूप से स्थापित कर लेते हैं, ठीक। तो पेशवा ने जो है मालवा किसको दे दिया? होलकर, राणोजी सिंधिया और पवारों के बीच में बांट दिया, तीनों जगह में। पवार जो है देवास में, राणोजी सिंधिया उज्जैन में और होलकर जो है इंदौर में, ठीक। चलो उसके बाद अभी भोपाल का युद्ध होता है। भोपाल में कौन अटैक करते हैं इस समय? निजाम। निजाम कहां शासन कर रहे होते हैं? आपके हैदराबाद में। निजाम जो है हैदराबाद में शासन कर रहे होते हैं। यह युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच में लड़ा गया। युद्ध का कारण क्या था? उत्तर भारत में मराठे, अब जो मराठे हैं वो दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं, बोलते हैं कि जो मुगल सत्ता है वो अंग्रेजों के संरक्षण में है, अब वो है मराठों के संरक्षण में ली जाएगी। तो उत्तर भारत में जब अटैक करते हैं मराठे, तो वो दक्षिण में इनको शांत करना जरूरी था। आपने ये देखा होगा, जब बाजीराव मस्तानी देख लेना उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। तो दक्षिण में जो है निजाम को शांत करना जरूरी था, नहीं तो वो इधर पता चले पेशवा ऊपर जाए और इधर से पूना और सतारा पे जो है निजाम आक्रमण कर दे, इसलिए निजाम को जो है यहाँ पे मतलब संतुलित करना जरूरी था। तो जब मराठे उत्तर भारत की चढ़ाई में थे तो दक्षिण में निजाम को मुगल सत्ता पर मराठों के विरुद्ध आक्रमण किया। इसके पश्चात निजाम और मराठों के बीच में जो भोपाल के युद्ध में निजाम को हरा देते हैं और इसके बीच 1737 में जो है दौरा सराय की यहाँ पे संधि हो जाती है, किसके बीच में? निजाम और मराठों के बीच में। तो निजाम जो है वो बोल देते हैं कि हाँ भैया, तुम उत्तर भारत की चढ़ाई करो, हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, और मालवा भी जो है मराठों की सत्ता के रूप में स्वीकृत कर देते हैं निजाम, ठीक है। चलो अब आते हैं मल्हारा होलकर, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है कहे गए अपने होलकर वंश के। 1732 से लेकर 1766 जो है इनका कार्यकाल रहता है। ये होलकर रियासत के संस्थापक इंदौर में रहते हैं। ये सारंगपुर, तिरला, भोपाल जो अभी पीछे युद्ध देखे वो लड़ते हैं सारे। 1747 में इन्होंने राजवाड़ा, ठीक, राजवाड़ा देखा ही होगा इंदौर में आपने। राजवाड़ा 1747 में निर्माण करते हैं उसका, और 1752 में भालकी मुकाम के युद्ध में निजाम को हरा देते हैं। एक और युद्ध लड़ते हैं ये, पहले तो भोपाल के युद्ध में भी निजाम को हराते हैं, और एक युद्ध भालकी मुकाम के युद्ध में 1752 में निजाम को परास्त कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो 1754 में युद्ध होता है भरतपुर, भरतपुर पे अभी इस समय कौन शासन चल रहा है? भरतपुर। भरतपुर जो है किसकी राजधानी रहती है? जाट शासकों की राजधानी रहती है, ठीक। भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, जाट शासकों की राजधानी रहती है। तो भरतपुर पर इस समय जो है सूरजमल जाट का शासन है। सूरजमल जाट का शासन है। तो सूरजमल जाट जो है मतलब पेशवा और इनकी सीमा टकराने लगती है। कुंभेरगढ़ का किला और वहीं भरतपुर जो है और इनकी मालवा की सीमा टकराती है। तो इस समय भरतपुर पर, कुंभेरगढ़ के किले पर जो है आक्रमण कर देते हैं कौन? मल्हारराव अपने बेटे के साथ, खांडेराव के साथ मिलकर, ठीक, खांडेराव के साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन जो है इस चढ़ाई में खांडेराव की मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलो ठीक है, तो भरतपुर पे भी आक्रमण किया लेकिन खांडेराव मर गए, तो फिर वो जीते नहीं, लड़के के मरने के कारण ये वापस आ जाते हैं मल्हारराव। उसके बाद 1761 में ये पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन रहता है? अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण होता है 1761 का, तीसरा पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें मराठे में सदाशिवराव भाऊ मराठों के नायक रहते हैं और उससे उधर साइड जो है अब्दाली रहता है, ठीक। तो इस समय आक्रमण होता है। तो इस समय जो सदाशिवराव भाऊ रहते हैं उनसे मल्हारराव होलकर का मतभेद हो जाता है। मतलब कारण ये रहता है कि इसमें जो सदाशिवराव भाऊ सबसे पहले उत्तर भारत में जाके युद्ध लड़ रहे हैं, तो मल्हारराव होलकर ये बोल रहे हैं कि जो मराठों की शक्ति है, मराठों की जो
पावर है वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति में लड़ने में है, कि आप ऐसे सेना के रूप में एकदम से अटैक करो और छिप जाओ, बारी बारी से अटैक करो, इस टाइप की। मैदान में लड़ने में मराठाओं का अनुभव नहीं है, तो हम जो है युद्ध मतलब उत्तर भारत में न लड़ने की बजाय दक्षिण भारत में लड़ते हैं, पहाड़ों में लड़ते हैं। लेकिन और जो है मतलब जो सदाशिवराव भाऊ है उस समय पूरे मतलब परिवार को साथ युद्ध के साथ मतलब सेना के साथ पूरे उनके पूरे परिवार को साथ चलने की अनुमति दे देते हैं। तो इसका विरोध सूरजमल जाट और मल्हारराव होलकर दोनों ही करते हैं, लेकिन सदाशिवराव भाऊ जो है मानते नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, सूरजमल जाट और मल्हारराव होलकर दोनों ही इस युद्ध से अलग हो जाते हैं और सदाशिवराव भाऊ अकेले जाते हैं मतलब सेना को लेकर, और वो भी इस युद्ध में परास्त हो जाते हैं। ठीक, चल, है ना। तो ये मतलब इनका मल्हारराव होलकर का पूरा अपन ने तैयार कर लिया। ठीक, सदाशिवराव भाऊ से आ गए, तो ये गए थे जरूर पानीपत के युद्ध में, लेकिन लड़े नहीं, वापस आ गए। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो आलमपुर, कहाँ जगह है ये, भिंड में है, यही इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पे वो इनकी छतरी का निर्माण करवा देते हैं। ठीक, चल। उसके अलावा आते हैं खांडेराव होलकर, लेकिन ध्यान रखना ये कि मल्हारराव होलकर के बाद खांडेराव होलकर शासक नहीं बनते हैं। ठीक, तो अगर आपसे जैसे क्रम पूछ लिया जाए कई बार कि मल्हारराव होलकर, उसके बाद उनके बेटे को शासक बनाया जाता है मालेराव होलकर को, ना कि खांडेराव होलकर को, ध्यान रखना। ठीक, तो खांडेराव होलकर शासक नहीं बनते, इनके पुत्र रहते हैं। तो शासक के रूप में कौन बनते हैं, मालेराव होलकर। उनकी संरक्षिका के रूप में कौन बनती है, माता अहिल्याबाई, है ना। अहिल्याबाई शासक शासिका बनती है इनके संरक्षक के रूप में। तो खांडेराव जो है शासक नहीं बनते, ध्यान रखना, अगर जब भी कभी सीक्वेंस पूछ ले तो, है ना। खांडेराव होलकर 1735 में इनका विवाह होता है अहिल्याबाई के साथ। 1754 में सूरजमल जाट के विरुद्ध ये कुंभेरगढ़ के किले भरतपुर पर अटैक करते हैं, लेकिन किले की चढ़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार खांडेराव जो है शासक नहीं बनते। अब जब खांडेराव होलकर मर गए, उसके बाद कौन, मल्हारराव होलकर भी मर जाते हैं। उसके बाद जो है डायरेक्ट मालेराव, जो कि खांडेराव और माता अहिल्याबाई के पुत्र रहते हैं खांडेराव, तो इनको शासक बनाया जाता है। मालेराव को शासक बनाते हैं और उसके बाद जो है संरक्षिका के रूप में देवी अहिल्याबाई शासन करती है। तो 1766 में जब मल्हारराव की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है ये शासक बनते हैं मालेराव, और देवी अहिल्याबाई जो है इनकी संरक्षिका के रूप में शासन करती है। देखो कभी मतलब आ जाए ऐसा कि ऑर्डर में, तो ये मल्हारराव होलकर, उसके बाद इनके पुत्र खांडेराव नहीं, जो पोते रहते हैं मालेराव। ठीक, मालेराव की भी जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अहिल्याबाई बनती है। ठीक है, अहिल्याबाई। ठीक, तो ये इस प्रकार से यहाँ खांडेराव नहीं शासक बने, ध्यान रखना, शासक नहीं बनते हैं, है ना। ठीक, चलो। हाँ, अब ये मालेराव होते हैं, लेकिन जो मालेराव है ये भी बहुत ज्यादा जीते नहीं है, इनकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो उसके बाद मतलब एक ही साल के अंदर लगभग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब शासक किसको बनना पड़ेगा, तो जो है रानी देवी अहिल्याबाई ही यहाँ की जगह शासक बनती है। ठीक, तो इनका कार्यकाल ध्यान रखना 1767 से 1795 इनका कार्यकाल रहता है, बहुत लंबा कार्यकाल रहता है। तो ये जो है अपने संबंध इस समय बुंदेलखंड में चंद्राकर राजपूत शासक, और इधर जो मल्हारराव मतलब जो पेशवा है वो भी शासक कर रहा है, तो दोनों से अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। अंग्रेजों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होने नहीं देती, तो इस समय बहुत ज्यादा इनके समय में आक्रमण होता नहीं है, शांति बनी रहती है। लोक कल्याण के कार्य जो है रानी बहुत करवाती है। और रानी अहिल्याबाई जो है, देवी अहिल्याबाई जो है आपके उधर मेंस के चौथे पेपर में भी एक दार्शनिक शासक के रूप में, दार्शनिक के रूप में जुड़ी हुई है, तो इस समय भी इनके फैक्ट के रूप में ध्यान रखना। चलो, 1767 1795 में इनका कार्यकाल हो गया। अब तुकोजीराव होलकर, ये तुकोजीराव होलकर मल्हारराव होलकर के भाई के लड़के हैं, मतलब मल्हारराव के भतीजे हैं। ठीक, तो मतलब वंशावली एक ही है, मल्हारराव होलकर के भतीजे हैं। ठीक, तो मल्हारराव होलकर के भतीजे रहते हैं। तुकोजीराव होलकर को मालवा का सूबेदार बनाती है और सेनापति बना देती है। मतलब जो है अहिल्याबाई शासिका है और शासन संचालन करती है, लेकिन इनका जो मुख्य जो अहिल्याबाई का शासन है वो आप शिव भक्त रहती है ये, तो भगवान शिव की भक्ति में चला जाता है, लोक कल्याणकारी कार्य, मंदिरों में दान दक्षिणा। तो मुख्य रूप से शासन की जो बागडोर है वो तुकोजीराव होलकर के पास ही रहती है। मतलब जो मुख्यतः राजनीतिक कार्य हो या फिर सैन्य कार्य हो वो कौन करेंगे, तुकोजीराव होलकर। शासिका रानी देवी अहिल्याबाई है, और वो मतलब लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे, शासन के कार्य करेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से सैन्य कार्य है वो कौन करेंगे, तुकोजीराव होलकर। ठीक, तो अब इंदौर इनकी राजधानी रहती है,
लेकिन ये जब देखो इनके पति की मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई, ससुर की मृत्यु हो गई, तो ये फिर बहुत ज्यादा मतलब भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। तो ये अपना पूरा साम्राज्य है, मतलब पूरी 9 राजधानी भगवान शिव को अर्पित कर देती है और अपनी राजधानी जो है महेश्वर को स्थापित कर लेती है। महेश्वर राजधानी स्थापित करी तो वहीं जाके रोज नर्मदा जी में स्नान करना, वहीं आप महेश्वर घाट देखोगे तो वहीं शिव मंदिर है, शिवलिंग स्थापित करवाए हैं और सारा साम्राज्य जो है भगवान शिव के को अर्पित करके उन्हीं के नाम से शासन करती है। ठीक, महेश्वर को इन्होंने राजधानी बनाया। उसके बाद अब इनने क्या क्या निर्माण करवाया, बनारस में मणिकर्णिका घाट देखोगे आप, इंपॉर्टेंट घाट है, इन्होंने बनवाया है। ठीक, गया बिहार में एक शहर है, वहां अष्टपदी मंदिर बनवाया, महेश्वर घाट का निर्माण करवाया, महेश्वर में साड़ी उद्योग इन्होंने लगवाया। ठीक, ध्यान रखना ये। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। ठीक, उसके बाद बनारस में जो है अन्नपूर्णा मंदिर, बनारस का जो है आपका मणिकर्णिका घाट हो गया, अन्नपूर्णा मंदिर और अहिल्या घाट, इनका निर्माण करवाया। तो 2 घाट, मणिकर्णिका, अहिल्या घाट और अन्नपूर्णा मंदिर बनारस। हाँ, उसके बाद अहिल्याबाई के जो रुपए है उस पर बेलपत्र, ठीक, भगवान शिव का जो जिसको चढ़ाते हैं बेलपत्र, बेलपत्ती वो रहती है और शिवलिंग जो है अंकित रहता है इस पे, काय पे, आपके रुपए मतलब नोट पे, और सिक्कों पर नंदी का चित्र रहता है। मतलब अपना शासन कामकाज जो है वो शिव को, भगवान शंकर को अर्पित कर देती है। और जब आप मतलब इनके बारे में पढ़ोगे तो जब ये कोई मतलब शासन का आदेश निकलवाती थी तो ये अपना नाम नहीं लिखती थी, मतलब अपने साइन के रूप में ये जो है भगवान शंकर का नाम लिख देती थी। ठीक, तो इसलिए इनका जो पूरा साम्राज्य भगवान शंकर के ही मतलब दया से, कृपा से चलता था। ठीक, चलो, तो इनके रुपए पर बेलपत्र और शिवलिंग अंकित होता था और पैसों पर मतलब सिक्कों पर नंदी का चित्र रहता था। जॉन मेलकम इस समय अंग्रेज जो है इस समय यहाँ गवर्नर रहते हैं मालवा में। तो अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी की उपाधि इन्होंने दी कि जो रानी मतलब लोगों का कल्याण, भगवान शंकर की भक्ति में लगी रहती थी, तो एक दार्शनिक विचार थे इनके, तो इनको दार्शनिक रानी किसने कहा है, जॉन मेलकम ने। अहिल्याबाई के पुत्र एक मालेराव थे जो कि शासक बनते हैं, लेकिन उनकी ये शासक बनते ही 1 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है और उनकी जो पुत्री रहती है मुक्ताबाई। ठीक, तो इस प्रकार रानी अहिल्याबाई इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो जो यहाँ बनवाए ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अहिल्याबाई के बाद आते हैं जो सेनापति रहते हैं अहिल्याबाई के, तुकोजीराव होलकर प्रथम। अब देखो अहिल्याबाई के पुत्र भी मर गए, पति और ससुर सब यहाँ मर चुके हैं। तो अब जो मल्हारराव होलकर के भतीजे और अहिल्याबाई होलकर के समय में सेनापति तुकोजीराव प्रथम शासन करते हैं 1797 में। ठीक, उसके बाद ये इंदौर के सेनापति और सूबेदार रहते हैं। राजधानी, अब रानी के समय राजधानी महेश्वर थी, लेकिन जो तुकोजीराव होलकर है अपनी वापस राजधानी कहाँ ले आते हैं, इंदौर, क्योंकि जो देवी अहिल्याबाई के दार्शनिक मतलब रानी होने के चलते और अपनी राजधानी महेश्वर स्थापित करने के कोई कारण थे, लेकिन जो तुकोजीराव होलकर है वो पूरा शासन काज इंदौर से ही संचालित करते थे। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए जो मतलब राजधानी तो महेश्वर ही थी, लेकिन सारा कामकाज कहां से होता था, आपके इंदौर से ही होता था। तो इंदौर को वापस से मुख्य राजधानी कौन ने बना दिया, तुकोजीराव होलकर ने। ठीक, और इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया। तो एक काम इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदौर को राजधानी वापस लाने का। रानी महेश्वर ले गई तो उन्हीं के काल में महेश्वर रहती है, उसके बाद कहाँ जाती है, इंदौर वापस आ जाती है। ठीक, चलो उसके बाद आते हैं यशवंतराव होलकर, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है होलकर वंश के। यशवंतराव होलकर 1797 से 1811 तक इनका शासन रहता है। ठीक, चलो एनएस इनामदार हुए एक, जिन्होंने यशवंतराव होलकर को भारत का, मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। मतलब भारत में उसमें मध्य भारत जो है मालवा, वहां का नेपोलियन जैसा शासक, नेपोलियन जैसी वीरता दिखाने वाला शासक कौन है, यशवंतराव होलकर। ठीक, तो नेपोलियन संबंधित फैक्ट आपने बताए थे, एक बार फिर से उनको कर लेते हैं टैली। देखो नेपोलियन कौन है, नेपोलियन फ्रांस का शासक या फ्रांस का तानाशाह शासक है एक, जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद शासक बनता है। ठीक, चलो तो अब नेपोलियन से संबंधित अब देखो अब ये भारत के जो शासक हुए वो नेपोलियन से पहले के शासक हैं, लेकिन क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा पार्ट जो है यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। तो यूरोप के इतिहासकारों ने पहले यूरोप का इतिहास पढ़ के आए, उसके बाद उनको जो यूरोप के महान शासक लगे या बड़े शासक लगे, वैसी वीरता कहीं और दिखाई, तो उन्होंने उनका नाम जो है उनके नाम पे ही रख दिया। ठीक, समझ गया। चलो
तो नेपोलियन, इसमें भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको बोला गया? ये किसने बोला? विंसेंट स्मिथ ने बोला है। किसको बोला है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी विजय के कारण भारत का नेपोलियन बोला। उसके बाद जो आपके मध्य भारत का नेपोलियन किसको बोला है? मध्य भारत का नेपोलियन यशवंत राव, यशवंत राव होलकर। ठीक है, और एक और नेपोलियन प्रचलित है, इनको हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन। ठीक है, हिंदू नेपोलियन किसको बोला है? ये बोला है लक्ष्मीकर्ण को। लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मीकर्ण कौन है? या कर्णदेव बोलते हैं इनको, लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। ये कौन शासक है? ये कलचुरी शासक है, कलचुरी शासक है। तो ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर। हिंदू नेपोलियन कौन है? लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव, कहां के? कलचुरी शासक त्रिपुरी के। ठीक, चलो ठीक है, तो ये हो गया आपके यशवंतराव होलकर। ठीक, तो यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन से रिलेटेड जो 3 नेपोलियन भारत में हुए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से। ठीक, तो इन्होंने मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनको एक व्यक्ति ने वहां से कानपुर इलाहाबाद ले गए और उनको अंधा करवा दिया था। लेकिन यशवंतराव होलकर शाह आलम द्वितीय को वापस दिल्ली लाते हैं और उनको वापस यहाँ स्थापित करते हैं। तो यशवंतराव होलकर जो शाह आलम द्वितीय है वो यशवंतराव होलकर को राज राजेश्वर अलीजाह की उपाधि देते हैं यहाँ पे। ठीक, राज राजेश्वर अलीजाह बहादुर की उपाधि यशवंतराव होलकर को। उसके बाद ये यशवंतराव होलकर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेते हैं, लेकिन इस युद्ध में वो हार जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट संधि होती है राजपुर की संधि, राजपुर घाट की संधि 1805 में। इसमें अंग्रेज और यशवंतराव होलकर के बीच में होती है। ये अंग्रेजों की तरफ से इसमें बेले जली रहते हैं। ठीक, तो ये राजपुर घाट की संधि यशवंतराव होलकर में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद ये राजधानी जो है इंदौर, इस जो राजपुर घाट की संधि होने के कारण क्या रहता है, जो होलकर साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंग्रेजों को चला जाता है। उसके बाद ये इंदौर से अपनी राजधानी हटाकर भानपुरा, भानपुरा वर्तमान में आपके मंदसौर में देखने को मिलता है, वहां की जगह स्थापित कर लेते हैं और भानपुरा में ही एक तोपखाना जो है निर्मित कर लेते हैं। ठीक, तो भानपुरा में अब इन्होंने राजधानी स्थापित की और एक जो है आपका तोपखाना स्थापित करवाया। ठीक, इसलिए यशवंतराव होलकर इंपॉर्टेंट है ना। चलो, उसके बाद आते हैं मल्हारराव होलकर सेकंड। ठीक, ये द्वितीय है, मल्हारराव होलकर द्वितीय। ठीक, इनका शासनकाल 1811 से जो है 1833 के बीच में रहता है। 1817 से 1819 के बीच में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक, उसके बाद किंतु इसमें भी वो हार जाते हैं। ठीक, हार गए। तो अब ये मल्हारराव द्वितीय इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस समय मल्हारराव होलकर जो है 1818 में अंग्रेजों से सुरक्षा संधि कर लेते हैं। तो अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि कर लेते हैं। ये मंदसौर की संधि एक प्रकार की आपकी सुरक्षा संधि है, या फिर इनको सहायक संधि भी कह सकते हैं। ठीक, सहायक संधि कर लेते हैं। ठीक, तो 1818 में हुई, मल्हारराव द्वितीय ने की थी अंग्रेजों के साथ। इसको किस संधि के नाम से? मंदसौर की संधि के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? सुरक्षा संधि या फिर सहायक संधि। ठीक, तो सुरक्षा संधि भी सहायक संधि है, लेकिन जो है मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की रियासतों के संदर्भ में इसको जो है सुरक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो 1818 में अब ये सुरक्षा संधि कर ली, तो जो अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई ये पूरी रियासत, कौन सी? होलकर रियासत है ना। तो फिर 1818 में ये क्या करते हैं? राजधानी को भानपुरा, जो कि यशवंतराव होलकर ले जाते हैं, वहां से वापस कौन लाते हैं? इंदौर स्थापित कर लेते हैं मल्हारराव होलकर। ठीक, तो 2-3 बार राजधानी इधर उधर हुई है, लेकिन वापस से कहां जाती है? इंदौर आ जाती है। कौन कौन ने परिवर्तित करी है ये ध्यान रखना। ठीक, बता चुके हैं अपन। 1818 में हो गया, इंदौर स्थापित हो गई। उसके बाद ये महू में क्या करते हैं? इन्हीं के समय में ब्रिटिश छावनी का निर्माण ये करवाते हैं। ठीक, तो महू जो है उसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक, महू है ना, ये फुल फॉर्म है इसका, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार। ठीक, बार मतलब युद्ध है ना, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार, युद्ध का सैनिक मुख्यालय था यहाँ की जगह। तो महू का फुल फॉर्म है। महू में ब्रिटिश छावनी स्थापित कौन ने करवाई? मल्हारराव होलकर ने। और उन्होंने निर्माण कार्य में क्या किया? पुराना महल इंदौर में और पंडरीनाथ का मंदिर यहाँ की जगह इंदौर में बनवाया। इंदौर में क्या बनवाया?
पुराना महल और पंडरीनाथ का मंदिर बनवाया, और महुआ ब्रिटिश छावनी और राजधानी इंपॉर्टेंट है इंदौर वापस लेके आए। ठीक, चलो सुरक्षा संधि वाला याद रखना है ना। अब आते तुकोजीराव होलकर सेकंड 1844 से 1886 तक रहते हैं। इनके समय में जो है, इस समय इंदौर में या पूरे भारत में 1857 की क्रांति हो गई है ना। इनके समय में 1857 का विद्रोह हो गया, और इंदौर में इस समय के जो रेजिडेंट थे कर्नल डूरेंट थे, है ना, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया। इंदौर में कौन थे इस समय? कर्नल डूरेंट। तो ये क्या करते, इनकी स्थिति भी अब वैसी रहती है कि ये चाहते तो विद्रोही को मदद करना है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ बहुत जगह बहुत सारा नियंत्रण लगा रखा है, लेकिन अंग्रेज विद्रोहियों की ये मदद करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों के नियंत्रण के कारण अब इनकी सैन्य शक्ति बचती नहीं है। सुरक्षा संधि के कारण जो पूरी सेना किसके कंट्रोल में है? अंग्रेजों के कंट्रोल में, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो अंदर से या छुपे छुपे में विद्रोहियों की मदद करते हैं। ठीक, तो तुकोजीराव, और अंग्रेजों को दिखाना भी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो बहुत दुविधा की स्थिति रहती है। यही स्थिति आपको सिंधिया, बघेलखंड, बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। ठीक, तो तुकोजीराव सेकंड है, इनके समय 1857 का विद्रोह हुआ, और इस समय जो थे रेजिडेंट कौन थे अंग्रेजों के? डूरेंट। इन्होंने सर टी माधवराव ये दीवान बनवाया, और ये बहुत सारे प्रशासनिक सुधार इंदौर में करेंगे। दीवान नियुक्त किया। उसके बाद इन्होंने राज्य में भूमि सुधार लागू किया। भूमि सुधार में क्या लागू करते हैं शासक? तो भूमि की पैमाइश करवाते हैं, देखते हैं कि कहाँ कैसी भूमि है, किस प्रकार का मतलब उत्पादन होता है, तो अच्छी पूरी मध्यम भूमि में इनको बांट देते हैं। उसके बाद तकावी ऋण, मतलब तकावी ऋण कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके क्या होता है कि फसल से पहले ही किसानों को ऋण दे दिया जाता है। ठीक, तो उसको तकावी ऋण कहते हैं। उसके बाद राज्य में पंचायत पद्धति का संचालन किया। 1867 में इन्होंने स्टेट मिल कपड़ा के लिए यहाँ एक मिल स्थापित की, स्टेट मिल कपड़ा के लिए तो बनवाई। तो देखो इंदौर जो है कपड़ा फैक्ट्री या कपड़ा के उत्पादन में एक हब के रूप में है। ठीक, यहाँ अभी पार्क भी बना है, अप्रैल पार्क, है ना। तो वो इसकी शुरुआत कहाँ से? तुकोजीराव होलकर द्वितीय से ही हो जाती है। ठीक, अगर आपको मेंस में करंट से अपडेट करना है तो अप्रैल पार्क से जोड़ सकते हैं, और कपड़ा उत्पादन के कारण भी जोड़ सकते हैं। ठीक, 1875 में इनके समय में जो है इंदौर से खंडवा रेल लाइन इनके समय में निर्मित की गई थी। कौन के समय? तुकोजीराव होलकर द्वितीय के समय। ठीक, चलो उसके बाद अब आते हैं इंपॉर्टेंट शासक शिवाजीराव होलकर। शिवाजीराव होलकर 1886 से 1903 के बीच में रहते हैं, और शिवाजीराव होलकर अंबेडकर शिवाजीराव होलकर है, अंबेडकर नहीं, होलकर है ना, द्वारा अस्पताल की स्थापना की जाती है। इंदौर में एक अस्पताल 1989 में बनाई गई। ठीक, उसके बाद एक तकनीकी संस्थान बनवाते हैं यहाँ की जगह शिक्षा के लिए। 1891 में उच्च शिक्षा संस्थान है ये, उच्च शिक्षा के लिए बनवाते हैं, जिसे आज आप होलकर कॉलेज के नाम से भी जानते हो। ठीक, होलकर कॉलेज का उच्च शिक्षा संस्थान के नाम से करवाते हैं, और होलकर कॉलेज को अभी अभी स्वायत्त संस्थान या डीम्ड कॉलेज का यह एक मतलब यूनिवर्सिटी के समकक्ष दर्जा दिया गया है ना, अभी दिया गया है, ध्यान रखो। चलो इंदौर में क्या शिवविलास महल, सुखविलास महल और दरिया महल का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद इंदौर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह लालबाग पैलेस, ठीक, का निर्माण कौन करवाते हैं? शिवाजीराव होलकर। ठीक, इसलिए शिवाजीराव होलकर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं तुकोजीराव होलकर तृतीय 1903 से 1926 के बीच में 13 वर्ष की अवस्था में इनको सत्ता प्राप्त हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब भी अब देखना रियासतों में समस्या आएगी कि शासक जो है अल्पायु में शासक बन जाते थे। तो अल्पायु में शासक बन जाते थे तो अंग्रेज क्या करते थे? एक कमेटी बनाते थे, इसको परिषद, रीजेंसी, रेजिडेंसी आदि बोलते थे। ठीक, तो ये इनके समय गठित की गई। तो तुकोजीराव होलकर तृतीय के समय अल्पायु के कारण एक काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई, जिसका अध्यक्ष रेजिडेंट था, है ना। तो इन्होंने क्या क्या बनवाया? इंदौर में 1914 में हुकुमचंद मिल बनवाई, ठीक, जो कि कपड़ा उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। कृषि अनुसंधान केंद्र खोला पिपलिया में, ठीक। उसके बाद इंदौर में क्षय रोग मतलब टीबी के जो मरीज थे उनके लिए सैनिटोरियम खोला, मतलब यहाँ देखभाल उनकी इलाज वगैरह हो जाता था, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1923 में इंदौर में नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। ये नवरत्न मंदिर जो है वर्तमान में आपको केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, ठीक। केंद्रीय संग्रहालय मतलब यहाँ की जगह म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। तो जो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर का पहले क्या था? नवरत्न मंदिर था। किसने बनवाया? तो तुकोजीराव होलकर तृतीय ने, ठीक। चलो, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने संस्कृति महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय एवं अहिल्या आश्रम खोले। किन्होंने? किन्ने?
तुकोजीराव होलकर तृतीय ने। तुकोजीराव होलकर को मुंबई के मालाबार हिल हत्याकांड के कारण क्या होगा, अंग्रेजों ने इनको मतलब सत्ता से जो है अपदस्थ कर दिया। ये मालाबार हिल हत्याकांड में इनको जोड़ा गया था कि इन्होंने हत्या की है किसी की, तो उस संबंध में इनको अपना पद जो है त्यागना पड़ा। ठीक, चल ये हो गए तुकोजीराव। उसके बाद इंदौर रियासत के अंतिम शासक आते हैं यशवंतराव होलकर द्वितीय। ठीक है, चलो ये 1926 से 1948 तक रहते हैं। ठीक, अल्पायु के कारण इनको शासन मिला, तो इनका शासन भी एक कैबिनेट द्वारा, मतलब लोगों का एक समूह बना दिया जाता था, वो शासन करता था, तो कैबिनेट द्वारा संचालित होता था। फिर इनके समय में क्या हुआ, कोई विशेष काम नहीं हुआ, लेकिन 1 जनवरी 1950 को जो है इंदौर रियासत का विलय कर दिया गया। ये डेट ध्यान रखना। ठीक, तो ये मतलब विद्रोह नहीं था यहाँ की जगह, लेकिन फिर भी लेट की गई। 1 जनवरी 1950 को यशवंतराव होलकर के द्वारा होलकर रियासत का जो है विलय कर दिया। ठीक, तो ये द्वितीय शासक थे। इसके बाद तो स्वतंत्र भारत में कोई भी रियासत जो है बसती नहीं है, और यहाँ से सब मतलब रियासत खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद इनके अभी जो मतलब इनके बाद के जो वंशज है वो महेश्वर में रहते हैं, रिचर्ड महाराज, और उनके जो लड़के हैं यशवंतराव होलकर, उनका नाम भी है, तो वो महेश्वर में रहते हैं। ठीक, चलो उसके बाद अब सिंधिया रियासत आ गई। ठीक, तो ये अपन देख लेते हैं एक बार होलकर रियासत। तो होलकर रियासत में अब ये मध्य भारत में इनका विलय हो जाता है, और जब मध्य भारत एक मध्य प्रदेश के पार्ट के रूप में बनती है, तो उस समय उसके प्रमुख 2 लोग रहते हैं। एक तो आपके जीवाजीराव सिंधिया, सिंधिया से, और ये मतलब प्रमुख रहते हैं, और उसके उप प्रमुख जो है आपके यशवंतराव होलकर बनाए जाते हैं। ठीक, चलो ठीक है, ध्यान रखना। अगली रियासत पढ़ते हैं सिंधिया रियासत।